नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 241, एक साथ आना। नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता में इस समय ऐसा लग रहा था मानो पूरा मैदान ये यून और चू शियाओरान के कब्जे में हो। बाकी सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब लोग दूसरे युद्धों को देखते थे तो उनके मन में केवल एक ही विचार आता था, जल्दी करो और अपना युद्ध समाप्त करो। ये यून और चू शियाओरान को मंच पर जाने दो। जो भी नवोदित कलाकार मंच पर जाने लायक थे वे सभी सर्वश्रेष्ठ थे। वे सब बचपन से ही प्रसिद्धि के शिखर पर थे, लेकिन अब वे मंच पर सिर्फ सहायक भूमिकाएं निभा रहे थे। इससे उन्हें बेबसी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि ये यून और चू शियाओरान उनसे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। रेफरी ने जानबूझकर ये यून और चू शियाओरान की लड़ाई दिन के अंत में निर्धारित की। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि यून और चू शियाओरान अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वापस आ सके ताकि उनकी लड़ाई उच्चतम स्तर का मुकाबला हो सके। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था और शाम होने लगी थी। सभी लोग इस बड़ी लड़ाई के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाकी सभी नौसिखिए अपने अपने मुकाबले खत्म कर चुके थे, इसलिए अब बस यून और चू शियाओरान के मंच पर आने का इंतजार था। अचानक स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास भीड़ में अफरा तफरी मच गई। घनी भीड़ अचानक तितर बितर होने लगी। जो लोग तितर बितर हो गए उनके चेहरों पर भ्रम या सदमे के भाव थे। अरे क्या हुआ? लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया और उन्हें प्रवेश द्वार पर काले लिबादे पहने कई आदमी दिखाई दिए। इन काले लिबादे पहने आदमियों के बीच दो बुजुर्ग आदमी इत्मीनान से टहलते हुए अंदर आए। वे हैं। सभी लोग चौंक गए, खासकर नए रंगरूट। उन्होंने इन दोनों बूढ़े आदमियों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक था कि वे उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन नौसिखिए सैनिकों को इन काले लिबादे वाले आदमियों के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। ताया दिव्य साम्राज्य में काले लिबादे पहनने वाले एकमात्र लोग कानून प्रवर्तक थे, कानून लागू करने वाले अधिकारी। यहाँ इतने सारे कानून लागू करने वाले अधिकारी क्यों हैं? नौसिखिए अचंभित रह गए और इस क्षण कुछ शक्तिशाली अनुभवी साधकों ने क्षण भर के विराम के बाद उन दोनों बूढ़े व्यक्तियों को पहचान लिया। एल्डर जियांगे, एल्डर कांगयान, वे अखाड़े में क्यों आए? ये सुनकर सभी नए खिलाड़ी स्तब्ध रह गए। बुजुर्ग, ये दोनों बूढ़े बुजुर्ग हैं। वहां उपस्थित सभी साधकों के लिए दिव्यनगर के बुजुर्ग एक महान व्यक्तित्व थे। पूरे ताया दिव्य साम्राज्य में शायद 500 वर्षों में भी उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। वे लोग अखाड़े में क्या कर रहे थे? नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता बड़ों के ध्यान देने लायक कोई चीज नहीं थी। नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता को नजरअंदाज करते हुए अखाड़े में पहले स्थान पर रहे किन्हाउटियन को भी दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे लोगों से चुनौती मिलने पर बड़ों द्वारा ऐसा बर्ताव नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा बड़े बस एक वीडियो डिस्क देखते रहते। दिव्य नगरी में हर साल कुछ न कुछ नया होता था। हर साल पृथ्वी पर सम्मान सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को थोड़े ही समय में कई बार चुनौती दी जाती थी। बुजुर्गों के पास हर बार इसे देखने का समय नहीं होता था। आमतौर पर बुजुर्ग कभी अखाड़े में प्रकट नहीं होते थे, बल्कि ये कहना उचित होगा कि साधकों को आमतौर पर बुजुर्गों से मिलने का अवसर नहीं मिलता था। नवोदित साधकों को शायद कभी कभार द्वारपाल के रूप में अतिथि कलाकार के तौर पर आने वाले एल्डर कांगयान से मिलने का मौका मिल सकता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वह एक एल्डर थे। कांगयान और जियांगे को सम्मान की सीटों पर बैठे देखकर हर कोई अचंभित था। क्या वे ये यून और चू शियाओरान का मैच देखने आए हैं? इस संभावना के बारे में सोचकर लोग अविश्वास में पड़ गए, लेकिन और गहराई से सोचने पर पता चला कि यून और चू शियाओरान का मुकाबला वाकई एक उल्लेखनीय घटना थी। अद्भुत! क्या नौसिखियों की यह रैंकिंग प्रतियोगिता वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित कर रही है? लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये यून और चू शियाओरान चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे किन्हाउटियन के स्तर की नहीं थी। नौसिखिए होने के बावजूद उन्होंने दो वरिष्ठों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया। ये वाकई अविश्वसनीय था। इस समय कांगयान और जियांगे शांति से अपनी सीटों पर बैठे थे। ये वाकई एक अभूतपूर्व घटना थी कि कुछ वरिष्ठ व्यक्ति स्वयं अखाड़े में आए थे। वे यहाँ ये यून की कृपाण सत्य के 32 शब्दों की समझ को प्रत्यक्ष रूप से देखने आए थे। हालांकि ताया डिवाइन सिटी के वीडियो डिस्क एरे का उपयोग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन यह उन कानूनों को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं था जिनकी जानकारी साधकों को थी। वीडियो की धुंधली छवियों से तलवारबाजी की सच्चाई का आकर्षण पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं हो सका। ये यून चू शियाओरान डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज, रेफरी ने घोषणा की। दोनों एल्डर्स की मौजूदगी से रेफरी पर भी दबाव महसूस हो रहा था। अपने 1000 सेनाओं वाली तलवार को हाथ में लिए ही यून दिव्य वन्य मंच पर चढ़ गया। उसकी प्रतिद्वंदी चू शियाओरान के हाथ में एक कोमल तलवार थी। उसका व्यवहार शांत था और उसमें किसी कुशल योद्धा जैसी निपुणता का अभाव प्रतीत होता था। चलते हुए चू शियाओरान ने सम्मान की सीटों पर बैठे दो बुजुर्गों पर नजर डाली और कहा, ये दिव्य नगर के वरिष्ठ जन हैं। ताया दिव्य साम्राज्य के असली स्तंभ। ये मेरे दादा, मेरे पिता और मेरे गुरु से भी अधिक शक्तिशाली हैं। चू शियाओरान चू परिवार से थी, जो एक समृद्ध विरासत वाला पारिवारिक वंश था, लेकिन उस परिवार में कभी कोई मानव ऋषि नहीं हुआ था। यहाँ तक कि चू परिवार का वर्तमान मुखिया भी केवल एक चरम मानव सरदार था। चू शियाओरान की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वह चू परिवार की पहली ऋषि बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह चू परिवार के इतिहास में एक नया गौरवशाली अध्याय शुरू करना चाहती थी। हालांकि यह महत्वाकांक्षा हमेशा चू शियाओरान के दिल में दबी रही। उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। अब एक साथ दो ऋषियों को देखकर मन को गहरा आघात लगा।
भविष्य में वह भी उस स्तर तक पहुंचना चाहती थी। एक ऋषि 500 वर्षों में एक बार प्रकट होती है। वह पिछले 500 वर्षों की सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना चाहती थी। उन्हें यहाँ असफल नहीं होना था। चू शियाओरान ने अपनी तलवार निकाल ली। वह चुप थी और उसकी सांसें संयमित थीं, फिर भी उसकी खूबसूरत आंखें उसके लड़ने के जज्बे को छिपा नहीं सकी। ये युन ने धीरे से अपनी 1000 सेनाओं वाली तलवार निकाली और कहा, चू शियाओरान, मैं जानता हूं कि तुम अपनी ताकत छिपा रही हो, और अब तक तुमने जो ताकत दिखाई है उससे मुझे हराना काफी नहीं है। अगर तुमने अपना तुरुप का पत्ता शुरुआत में ही इस्तेमाल नहीं किया तो शायद तुम्हें इसे इस्तेमाल करने का मौका ही न मिले। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। अब आप आगे बढ़ें। चू शियाओरान बहुत शांत थी। वह इस लड़ाई के लिए पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। शायद दोनों ऋषियों के प्रकट होने से ही चू शियाओरान में लड़ने का जज्बा जागृत हुआ था। वह जीतना चाहती थी। इसी क्षण ये युन हिलने लगी। उसका शरीर हवा के झोंके की तरह चला और भयानक कृपाण की किरण, जो हर तरह की तलवार की किरणों को चकनाचूर कर देने वाली एक किरण में संघनित हो गई, चू शियाओरान पर जा गिरी। इस दृश्य ने सबकी दृष्टि को झकझोर दिया। दूर से भी लोगों को ऐसा लगा मानो कोई लंबी तलवार जानलेवा इरादे से उनकी गर्दन पर लटकी हो। एक भयानक तलवार। चू शियाओरान ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ा और किरण से बचने के लिए पीछे की ओर उड़ गई। फिर उसने अपनी कोमल तलवार से किरण की ओर वार किया। उसके शरीर की सारी युआनची भी तलवार में समा गई। इस युआनची में एक अवर्णनीय कोमलता थी जिसने तलवार की किरण का सामना किया। हालांकि ये युन की कृपाण चू शियाओरान की तलवार से कहीं अधिक तेज थी। चींची चीख की आवाज के साथ किरण चू शियाओरान की तलवार की शक्ति को चीरती हुई आगे बढ़ी। सभी को बस यही दिखाई दिया कि किरण उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। लोग आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। चू शियाओरान एक खूबसूरत जवान लड़की थी। अगर क्यूनियो को तलवार से चोट लग जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन चू शियाओरान को इस तरह घायल होते देखना किसी के बस की बात नहीं थी। पलक झपकते ही जैसे ही चू शियाओरान पर कृपाण से वार होने वाला था, ये उनकी कृपाण की किरण रहस्यमय तरीके से एक तरफ मुड़ गई। ये वार अंततः चू शियाओरान के चेहरे के समानांतर गया और बैंगनी टंगस्टन की सतह पर जोरदार प्रहार किया। ठोस बैंगनी रंग का टंगस्टन मंच कांप उठा और उस पर 4 फीट लंबा एक गहरा तलवार जैसा निशान उभर आया। चू शियाओरान का शरीर 30 मीटर हवा में लहराया और फिर धीरे से जमीन पर उतरा, लेकिन उसके गालों पर बालों की कुछ लंटें गिर पड़ी। अभी अभी क्या हुआ? दर्शक आंखें फाड़कर देखते रह गए। वे पूरी तरह से उस किरण पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे और उन्हें डर था कि कहीं वे कोई रोमांचक क्षण न चूक जाए। लेकिन फिर भी वे ये युन और चू शियाओरान के बीच हुई झड़प के दौरान हुई घटनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकते ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद तलवार की किरण से मंच फट गया। इसे देखकर लोग दंग रह गए। मैंने चू शियाओरान के सामने ये युन की तलवार की किरण साफ देखी। उसने पूरी तरह नीचे की ओर वार क्यों नहीं किया? क्या ये युन को आखिरी क्षण में महिलाओं के प्रति कोमलता महसूस हुई और उसने खुद को रोक लिया? किसी ने पूछा। मूर्खता मत करो, एक अनुभवी साधक ने सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि वह एक कमजोर युवती है। ये कठोर नर्म अवधारणा है। चू शियाओरान ने अंतिम क्षण में कठोर नर्म अवधारणा का उपयोग करके ये युन की शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। पृथ्वी रैंकिंग में लगभग 2000वें स्थान पर मौजूद कुछ अनुभवी साधक ये युन और चू शियाओरान की लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हार्ड सॉफ्ट की अवधारणा कई हमलों को बेअसर कर सकती है, लेकिन अगर ताकत में अंतर बहुत अधिक हो तो भी यह युद्ध का रुख पलट नहीं सकती। कई लोगों ने गौर किया कि चू शियाओरान के कुछ बाल झड़ गए थे। उनके पहले मुकाबले में ये युन का पलड़ा भारी रहा। ये युन ने अपनी तलवार को देखा और पहले की शक्ति के बारे में सोचा। वह इस बात से हैरान था कि उसकी तलवार उसकी इच्छा के विरुद्ध दिशा बदल सकती है। ये युन ने कहा, कठोर नर्म कमजोर शक्ति से शक्तिशाली शक्ति पर विजय पाना वाकई अद्भुत है, लेकिन इससे जीत हासिल करना पर्याप्त नहीं है। मेरा पहला वार तो बस एक परीक्षण था, आगे मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जांच। ये सुनकर लोग अवाक रह गए। इतना शक्तिशाली तलवार का हमला तो बस ये युन का एक परीक्षण मात्र था। उनमें से कई लोग जानते थे कि वे इस तलवार के हमले का सामना भी नहीं कर सकते, और न ही उन्हें ये पता था कि ऐसा कैसे किया जाए। पहले तो उन्हें पता था कि ये युन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंतर कितना बड़ा है। अब उन्हें इस अंतर का सहज ज्ञान हो गया था। अब क्यूनियो की हार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वे क्यूनियो नहीं थे और उन्हें यह नहीं पता था कि युन से लड़ते समय क्यूनियो ने किस दबाव का सामना किया था। अगर वे मंच पर होते तो शायद वे उस भावना को समझ पाते। अध्याय 242 पहलू टोटेम। मंच पर ये युन की युआनची ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी, जबकि उसकी 1000 सेना की तलवार से हल्की ध्वनि निकलने लगी और उसकी तलवार की सच्चाई चीखने लगी। ये युन की शक्ति एक उमड़ती हुई ज्वार की लहर की तरह लगातार संघनित हो रही थी। ये युन को ऐसी हालत में देखकर चू शियाओरान ने तलवार की ची से कटे हुए बालों को पोंछा और एक गहरी सांस ली। तुम्हारी तलवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगी, चू शियाओरान ने गंभीरता से कहा। उसने अपनी कोमल तलवार को दोनों हाथों में पकड़ा और उसे आगे बढ़ाया। तलवार की धारों पर नीली सफेद चमक फैल गई। उसकी युआनची संघनित हुई और बहुत जल्द ही उसकी तलवार पर पाले की एक परत जम गई। पाले की परत मोटी होती गई, जिसने चू शियाओरान की तलवार उसके हाथ को ढक लिया और अंततः उसके पूरे शरीर पर फैल गई। एक ऐसी सिहरन चारों ओर फैल गई थी जो हड्डियों तक समा जाती थी। दूर बैठे दर्शक भी इस कड़ाके की ठंड को महसूस कर सकते थे। क्या ये फ्रॉस्ट क्यूई है? उसके पास आइस एलिमेंटल युआन क्यूई है। श्रोताओं में से कई लोग एक पल के लिए झिझक गए। एक योद्धा की युआनची में कई प्रकार के तात्विक गुण हो सकते हैं। उनमें से कुछ में बर्फ तात्विक युआनची का होना कोई असामान्य बात नहीं थी।
लेकिन ये चू शियाओरान की छिपी हुई शक्ति होने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि तात्विक गुणों वाली युआनची इतनी शक्तिशाली नहीं होती। बर्फ तत्व का योद्धा युआन क्यूई कोई असाधारण योद्धा नहीं था। फॉर्म जेहाई, जिसे चू शियाओरान ने पहले ही परास्त कर दिया था, अग्नि तत्व का योद्धा था। तत्वीय गुण वाली युआनची को गैर तत्वीय युआनची की तुलना में हमले में बदलना आसान था, लेकिन यह उतना अधिक शक्तिशाली नहीं था। जब दर्शक असमंजस की स्थिति में थे, तभी चू शियाओरान के पीछे धीरे धीरे स्वर पृथ्वी युआनची संघनित होने लगी और एक सफेद भेड़िए की आभा का रूप धारण कर लिया। यह आकार में विशाल था, लगभग 4 मीटर ऊंचा और 7 मीटर लंबा। ये चू शियाओरान के पीछे भव्यता से खड़ा था और इसका दृश्य प्रभाव बहुत प्रबल था। हिमंदी हिम भेड़िया, एक बर्फीला निर्जन प्राणी। यह युआनची की अभिव्यक्ति है। युआनची का प्रकटीकरण शरीर से उत्सर्जित युआनची को भौतिक रूप में समेकित करने की घटना थी। ताया दिव्य नगरी में लगभग कोई भी बैंगनी रक्त योद्धा ऐसा कर सकता था। कियोनियो के अंतिम हमले स्काई ऑक्स टायरेनस ब्लड में भी युआनची की अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था। इसने एक बैल की प्रेत छवि को प्रकट किया था, लेकिन फिर भी यी युन ने उसे काट डाला। ताया दिव्य नगरी में युआनची की अभिव्यक्ति होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी, लेकिन कुछ नौसिखियों ने महसूस किया कि चू शियाओरान के पीछे मौजूद सफेद भेड़िया कुछ अलग था। उसमें एक रहस्यमयी शक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका चू शियाओरान से टेलीपैथिक संबंध हो, मानो वो चू शियाओरान की आत्मा से बना हो, जिसमें चू शियाओरान की जीवन शक्ति का एक अंश समाहित हो। इसके अलावा इस विशाल सफेद भेड़िए में उफान मारती हुई निर्जन शक्ति समाहित थी। ये शक्ति केवल निर्जन प्राणियों में ही हो सकती थी, लेकिन ये चू शियाओरान के पीछे युआनची की प्रेत छवि में मौजूद थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि सफेद भेड़िया चू शियाओरान की युआनची से बना हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच का निर्जन प्राणी हो। ये हो सकता है। नौसिखिए अनिश्चित थे, लेकिन अनुभवी साधकों ने इसे बहुत पहले ही पहचान लिया था। यह युआनची की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उससे कहीं उच्च स्तर की चीज थी। ये कुछ ऐसा था जो केवल युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा ही कर सकते थे। एस्पेक्ट टोटेम। क्या ये सचमुच एस्पेक्ट टोटेम है? ये कैसे संभव है? लोग अचंभित थे। दिव्य वन्यभूमि में मनुष्य और निर्जन पशु शत्रु थे। निर्जन पशु अक्सर मनुष्यों को खा जाते थे और समय समय पर पशुओं के झुंड आक्रमण करते थे। 10 लाख घरों वाला एक विशाल शहर पशुओं के झुंड के आक्रमण में नष्ट हो सकता था, जिससे घोर विपत्ति उत्पन्न हो जाती थी। फिर भी ऐसे भी समय थे जब मानव योद्धा निर्जन पशुओं से खुद को अलग नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे निर्जन पशुओं की शक्तियों को ग्रहण कर सकते थे। इसकी व्याख्या एस्पेक्ट टोटेम से शुरू करके की जा सकती है। एस्पेक्ट टोटेम युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा का प्रतीक था। जब कोई योद्धा बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर होता था, तो वह अपने सारे रक्तसार को अपने दांतियान में संघनित कर लेता था, जिससे उसकी ची और रक्त आधार का निर्माण होता था। यही युआन नींव की शुरुआत थी। एक भव्य मीनार बनाने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करना आवश्यक था। युआन नींव मार्शल आर्ट के मार्ग की नींव थी और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। अपनी युआन नींव को मजबूत करने के बाद एक योद्धा स्वर पृथ्वी युआन ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च पद प्राप्त कर सकता था। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसकी बराबरी कोई भी बैंगनी रक्त योद्धा नहीं कर सकता था। ऊर्जा एकत्रित करने की इस क्षमता मात्र से ही एक योद्धा जंगल में शिकार किए गए मृत निर्जन पशु से मुक्त हुई आत्माओं और शक्तियों को एकत्रित कर सकता था। युआन पद्धति में वे एक ऐसी सम्मन इकाई को एकत्रित और संघनित कर सकते थे जो केवल उन्हीं की होती। जब वे दूसरों के साथ युद्ध में होते थे, तो वे इसे बुला सकते थे, जिससे उनकी शक्तियों को मजबूत करने के लिए एक विशाल प्रेत छवि का निर्माण होता था। इस सम्मन इकाई को एस्पेक्ट टोटेम के नाम से जाना जाता था। एक बार एस्पेक्ट टोटेम बन जाने के बाद ये हमेशा योद्धा के साथ रहता था। एक पहचान चिन्ह के रूप में यह योद्धा की युद्ध क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हर किसी के एस्पेक्ट टोटेम में एक अंतर था। वे लगातार बढ़ सकते थे, विकसित हो सकते थे और यहां तक कि अपना रूप भी बदल सकते थे। युआन फाउंडेशन क्षेत्र से ऊपर के योद्धाओं को अक्सर कठिन प्रतिद्वंद्वी के साथ मृत्युयुद्ध में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करना पड़ता था। यह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा की युद्ध में पूरी ताकत लगाने की पहचान थी। ताया दिव्य नगरी में स्वर्ग सम्मान की एक श्रेणी थी। यह पृथ्वी सम्मान की श्रेणी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। स्वर्ग सम्मान की श्रेणी का निर्धारण मारे गए निर्जन प्राणियों की संख्या पर निर्भर करता था। तीनों श्रेणियों में स्वर्ग सम्मान की श्रेणी के पुरस्कार भी सबसे अधिक थे। स्वर्ग की राह पर आगे बढ़ने वाले योद्धा अपना काफी समय दिव्य वन्य क्षेत्रों में निर्जन प्राणियों को मारने में व्यतीत करते थे। इसका एक कारण गौरव अंक अर्जित करना था और दूसरा कारण अपने एस्पेक्ट टोटेम को संघनित और मजबूत करना था। एस्पेक्ट टोटेम को केवल किसी ऐसे निर्जन पशु को आत्मसात करके ही प्राप्त किया जा सकता था जिसे व्यक्ति ने अपने हाथों से मारा हो, और इसे निर्जन पशु की मृत्यु के तुरंत बाद ही करना आवश्यक था, क्योंकि यदि निर्जन पशु की शक्ति और रक्त ऊर्जा को आत्मसात नहीं किया गया तो वे नष्ट हो जाएंगी। एस्पेक्ट टोटेम के गतिरोध तक पहुंचने से पहले अधिक उजाड़ जानवरों को मारकर कोई भी अपने एस्पेक्ट टोटेम का निर्माण और उसे मजबूत कर सकता था। इसलिए ताया दिव्य नगरी के अनुभवी साधकों की साधना विधि लगातार वीरान जानवरों का शिकार करना थी। इससे उनकी शक्ति बढ़ती थी और साथ ही उन्हें संसाधन भी प्राप्त होते थे। यह एक तीर से दो निशाने साधने जैसा था।
चू शियाओरान की बात करें तो 3 महीने पहले ताए दिव्य शहर में आने के बाद अपनी असाधारण शक्ति के कारण उसने कभी भी नौसिखिए के कामों में हिस्सा नहीं लिया। वह केवल निर्जन जानवरों का शिकार करने के लिए दिव्य वन में जाती थी। इसका मतलब यह था कि उसे बाकी सभी नौसिखियों से पहले बढ़त मिल गई थी। लोगों ने पहले सोचा था कि चू शियाओरान ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन स्केल रून्स ही हासिल कर पाएगी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एस्पेक्ट टोटेम का निर्माण कर लेगी। वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र की योद्धा तो नहीं हो सकती है ना। असंभव। यहां तक कि ताया दिव्य नगरी में 3-4 वर्षों से साधना कर रहे कई साधक भी युआन आधारभूत स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। चू शियाओरान अत्यंत प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी युआन आधारभूत स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके अलावा यदि आप युआन आधारभूत स्तर तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप पर्याप्त ऊर्जा संचित नहीं कर पाएंगे, और यह वास्तव में लाभदायक नहीं है। कई लोगों ने इस पर चर्चा की। सम्मान की सीटों पर बैठे एल्डर जियांगे ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए चू शियाओरान को आश्चर्य से देखा। ये युआन से पहले का रूप है। ताया दिव्य नगर में लंबे समय से ऐसा कोई कनिष्ठ शिष्य नहीं हुआ है। एस्पेक्ट टोटेम एक ऐसी क्षमता थी जिसे युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा ही हासिल कर सकते थे, लेकिन इस दुनिया में हमेशा कुछ अपवाद होते थे। कुछ लोगों का स्वर्ग पृथ्वी युआनची या औजार शक्ति से गहरा संबंध होता था। अपनी उत्कृष्ट बोध क्षमता से वे बैंगनी रक्त क्षेत्र में अपना खुद का एस्पेक्ट टोटेम बना सकते थे। इस प्रकार के एस्पेक्ट टोटेम को युआन से पहले के एस्पेक्ट के रूप में जाना जाता था। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा न होते हुए भी युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित करने में सक्षम होने से यह स्पष्ट हो गया कि उनकी युद्ध शक्ति कितनी मजबूत होगी। वहां हर तरह की विशेषज्ञताएं थीं। कई प्रतिभाशाली लोगों की अपनी अपनी खासियतें थीं, लेकिन हर चीज में अच्छा होना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए किन हाओ टिन एक असाधारण तलवारबाज थे, लेकिन वे भी एस्पेक्ट बिफोर युआन नहीं बना सकते थे। इसका मतलब यह था कि चू शियाओरान के पास एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने में असाधारण प्रतिभा थी। एस्पेक्ट टोटेम एक दिव्य वन्य योद्धा की युद्ध शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह युआन फाउंडेशन क्षेत्र या उससे ऊपर के लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था। स्पष्टतः एस्पेक्ट टोटेम की शक्तियां भिन्न भिन्न थीं। एक ही प्रकार के निर्जन जीव से निर्मित एक ही एस्पेक्ट टोटेम की शक्तियां भी भिन्न भिन्न हो सकती थीं, जो विभिन्न योद्धाओं द्वारा निर्जन जीवों की शक्ति के अवशोषण पर निर्भर करती थी। यह व्यक्ति की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से संबंधित था, और इसमें कोई शक नहीं था कि चू शियाओरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थी। भविष्य में जब वह उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तो वह समान स्तर के योद्धाओं पर श्रेष्ठता प्राप्त कर लेगी। यह उसके द्वारा दूसरों के विरुद्ध उच्च स्तर के एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने के समान होगा। कैंग यान ने कहा, सटीक रूप से कहें तो यह युआन से पहले का पूर्ण रूप नहीं है। यह केवल प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन फिर भी यह काफी प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि इस नन्ही कन्या को तलवार समाधि में ले जाना आवश्यक है। कैंग यान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसका चेहरा किसी ऐसे कब्र खोदने वाले की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी कोई दुर्लभ खजाना देखा हो। एल्डर जियांगे ने बस एक गहरी आह भरी। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि युआन से पहले एस्पेक्ट बनाने में सक्षम किसी भी व्यक्ति में समझदारी की कमी नहीं थी। वास्तव में उसे एक बार तलवार मकबरे में प्रवेश करना चाहिए। जियांगे ने कहा, यह छोटी कन्या भी हिम नियमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। उसका एस्पेक्ट टोटेम भी हिम तत्व से संबंधित है। उसने हिम तत्व के कुछ सैद्धांतिक सत्यों की जानकारी अवश्य प्राप्त की होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो पर्पल ब्लड क्षेत्र में एस्पेक्ट टोटेम का प्रारंभिक रूप बनाना इतना आसान नहीं होता। एस्पेक्ट टोटेम योद्धाओं की शक्ति बढ़ा सकता था, लेकिन ये केवल योद्धा की ऊर्जा तीव्रता में मामूली वृद्धि नहीं थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने योद्धाओं को ऊर्जा से संबंधित कानूनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी। उदाहरण के लिए चू शियाओरान को कठोर नर्म और पाले वाली बर्फ के नियमों की गहरी समझ थी। उसने जिस एस्पेक्ट टोटेम को चुना वह प्रकृति में एक बर्फ तत्व से संबंधित था। वह लगातार बर्फ से बने निर्जन प्राणियों का शिकार कर रही थी। इन बर्फ से बने निर्जन प्राणियों से निकलने वाली निर्जन शक्तियों का स्वरूप भी बर्फ से संबंधित था। चू शियाओरान द्वारा हिम तत्व की इन सभी शक्तियों को अवशोषित करने के बाद उसने उन्हें अपने एस्पेक्ट टोटेम में समाहित कर लिया। अतः उसका एस्पेक्ट टोटेम भी हिम तत्व से युक्त था। परिणामस्वरूप जब चू शियाओरान किसी युद्ध में प्रवेश करती है तो एस्पेक्ट टोटेम की मदद से ही बर्फ तत्व युआन क्यूई का उपयोग करने पर उसे अतिरिक्त प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसकी कल्पना इस प्रकार की जा सकती है, मानो चू शियाओरान एक वास्तविक हिम तत्व वाले निर्जन जानवर को, जिसका उससे टेलीपैथिक संबंध था, ये उनके खिलाफ युद्ध में ले आए हो। ये दो लोगों के मुकाबले एक की लड़ाई के बराबर था। क्या यह एस्पेक्ट टोटेम है? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। तो यह ऐसा दिखता है। ये युन ने मार्शल आर्ट का कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया था। लियान कबीले को छोड़ने से पहले भी ये युन को यह नहीं पता था कि पर्पल ब्लड क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र क्या होता है। हालांकि बाद में उसे युआन फाउंडेशन के बारे में पता चला, लेकिन वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं की पहचान और उनकी विशेष क्षमताओं से अनजान था। ये युन को तो ये भी नहीं पता था कि पर्पल ब्लड क्षेत्र से युआन फाउंडेशन क्षेत्र में कैसे जाया जाता है। ताया दिव्य नगरी आने से पहले ही युन ने युआन फाउंडेशन क्षेत्र के बहुत कम योद्धा देखे थे। लिन शिंटो के अलावा ये युन ने उन्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखा था। और जब उसने लिन शिंटो के साथ मुकाबला किया तो क्षमता में भारी अंतर के कारण लिन शिंटो को स्वाभाविक रूप से अपने एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अध्याय 243 सम्राट कृपांग संप्रभु तलवार। चू शियाओरान द्वारा अपने एस्पेक्ट टोटेम को बुलाने के बाद उसकी आभा पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसके पूरे शरीर पर एक निर्मल ठंडक छा गई थी। चू शियाओरान को इस हालत में देखकर दर्शक मन ही मन भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो मंच पर बैठी वह शख्सियत किसी बर्फीले दिव्य पर्वत पर खिलता हुआ हिमकमल हो।
उसके पीछे मौजूद हिमवान ने इस दृश्य प्रभाव को और भी बढ़ा दिया। चू शियाओरान की तलवार जमीन की ओर झुकी हुई थी। जो तलवार कभी पानी की तरह कोमल थी, वह अचानक कठोर और तेज हो गई। फिर इस ठंडी तलवार ने बैंगनी टंगस्टन के टुकड़े में वार किया। उफ टिल्ड, मंच से एक ठंडी हवा चली। चू शियाओरान की तलवार केंद्र में थी और उससे पाला पोसा ऊर्जा निकलने लगी। काचा काचा, मंच के चबूतरे पर बर्फ के स्तंभों की कतारें बनती चली गईं। पूरा दिव्य वन्य मंच अब बर्फ के जंगल में बदल गया था, जिसके केंद्र में चू शियाओरान थी। ये यून बर्फीले जंगल के अंदर खड़ा था, चू शियाओरान की तलवार का सामना कर रहा था और अपने चारों ओर की हड्डी कंपा देने वाली ठंड का अनुभव कर रहा था। ये दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। ये बर्फ के खंभे चू शियाओरान की युआंची से बने थे। क्या बैंगनी रक्त स्तर की योद्धा अपने शरीर की युआंची का उपयोग करके बर्फ का जंगल बना सकती है? इसके लिए कितनी युआंची की आवश्यकता हुई होगी? एक बैंगनी रक्त योद्धा के शरीर में युआंची की मात्रा सीमित होती है। यदि सामान्य योद्धा चू शियाओरान की तरह ही करते तो उनके शरीर की सारी युआंची समाप्त हो जाती, जिससे वे आगे युद्ध करने में असमर्थ हो जाते। ओह, ये बर्फीला जंगल! ये यून ने चारों ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह महसूस कर सकता था कि बर्फ के प्रत्येक स्तंभ का चू शियाओरान के साथ एक आध्यात्मिक संबंध है। अपने बैंगनी क्रिस्टल से संपर्क स्थापित करते हुए उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली। अब ये यून देख सकता था कि बर्फ के प्रत्येक स्तंभ में अत्यंत शुद्ध ऊर्जा समाहित थी, और इस ऊर्जा का चू शियाओरान से हजारों संबंध थे। बर्फ के स्तंभों की ऊर्जा चू शियाओरान के शरीर से आ रही थी, लेकिन साथ ही ये बर्फ के स्तंभ चू शियाओरान को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आसपास से युआंची भी एकत्रित कर रहे थे। यह एक ऐरे तकनीक है। ये यून को अचानक एहसास हुआ। बर्फीले जंगल में लड़ने से चू शियाओरान की काफी ऊर्जा खर्च होती हुई प्रतीत हो सकती है, लेकिन एक बार यह स्थापित हो जाने पर चू शियाओरान को इस तकनीक से ऊर्जा मिलती रहेगी और वह बर्फीले जंगल की सीमा के भीतर ही लड़ती रहेगी। परिणामस्वरूप उसे इसमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्या बर्फ से संबंधित कानूनों का इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये यून जानती थी कि बर्फ की तात्विक ऊर्जा को नियंत्रित करके केवल हिम ऊर्जा का उपयोग दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग जादुई प्रभावों वाली इतनी उत्कृष्ट सरणी व्यवस्था बनाने के लिए निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता था। ऊर्जा के आधारभूत सिद्धांत नियम है। नियमों को समझकर ही व्यक्ति ऊर्जा के उपयोग के लिए उनके तरीकों को अपना सकता है। नियमों का दायरा जितना ऊंचा होगा, ऊर्जा का अनुप्रयोग उतना ही पूर्णता के करीब होगा। इसी क्षण चू शियाओरान ने हमला कर दिया। जब उसने वार किया तो ऐसा लगा मानो मंच पर मौजूद सारी बर्फीली ऊर्जा खींच गई हो। चू शियाओरान के हमले से बर्फ के स्तंभों की सरणी के भीतर की ऊर्जा अभी उनकी ओर बढ़ रही थी। पीक फ्रॉस्ट लोट्स। चू शियाओरान ने अपनी तलवार घुमाई और बर्फीली ऊर्जा के प्रवाह से हवा में एक विशाल बर्फीला कमल बन गया जो यून की ओर तेजी से बढ़ा। जब तलवार की यह अनियंत्रित ऊर्जा सरणी के भीतर बर्फ के स्तंभ में प्रवेश कर गई तो इसने बर्फ के स्तंभों को तोड़ा नहीं, बल्कि बिना किसी रुकावट के उसके बीच से गुजर गई। सिर्फ इस एक चाल से ही कोई भी चू शियाओरान द्वारा बर्फ के नियमों में प्राप्त की गई दक्षता के स्तर को देख सकता था। इस हमले का सामना करते हुए ये यून ने 1000 आर्मी सेबर में शुद्ध यांग युआंची ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़कर आक्रमण किया। अपनी तलवार के एक ही वार से सेबर ची के नियम एक बार फिर प्रकट हो गए। तलवार की किरण आकाश में उठी और ये यून की तलवार की ऊर्जा का चू शियाओरान की तलवार की ऊर्जा से भयंकर टकराव हुआ। दोनों का लक्ष्य एक दूसरे से बेहतर बनना था। धमाका, भयंकर विस्फोट के झटके महसूस होते ही ये यून और चू शियाओरान दोनों पीछे की ओर धकेल दिए गए। पीछे हटते समय ये यून की नजर अचानक एक जगह टिकी और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। ठीक उसके ऊपर विशालकाय हिमवान उस पर हमला कर रहा था। उसके सफेद घातक दांत चमक उठे। हालांकि यह उजाड़ शक्तियों से बनी एक काल्पनिक छवि थी, फिर भी यह एक असली जानवर की तरह लड़ सकती थी। हिमंदी भेड़िए ने अपने दोनों पंजों से नीचे की ओर हमला किया। उसके 7 मीटर लंबे शरीर में नुकीले पंजे थे जो तेज तलवारों की कतार जैसे लग रहे थे। ये तलवारें उस पर वार कर रही थीं, सीधे ही यून के गले पर। इस समय ये यून ने अपना दांव पूरा कर लिया था और अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर चुका था, इसलिए अब उसके पास और ऊर्जा नहीं बची थी। हिमभयंकर भेड़िए के हमले का सामना करते हुए ये यून ने हवा में ही अपने शरीर को जोर से घुमाया, सूक्ष्म बारी किया। हालांकि ये यून उड़ नहीं सकता था, लेकिन वह अपनी सूक्ष्म गति तकनीक का उपयोग करके अपने परिवेश के साथ एकरूप हो जाता था। उसे अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी चीज को छूने की आवश्यकता नहीं थी। उसका शरीर एक तरफ झुका और उसी समय उसने अपनी तलवार से वार किया। धत्तेरे की 1000 सेना की तलवार भेड़िए के पंजों से टकराए। ये यून को लगा जैसे उसका सीना सुन्न हो गया हो। इस जोरदार प्रहार से वह पीछे हट गया। जमीन पर पैर जमाकर उसने 1000 सेना की तलवार से जमीन को चीर दिया। जोरदार प्रहार के कारण ये यून 7 मीटर पीछे की ओर फिसल गया। 1000 सेना की तलवार से बैंगनी टंगस्टन धातु पर चिंगारियों की एक श्रृंखला निकल पड़ी। इससे पहले कि यून अपनी सांसें संभाल पाता, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे बर्फ के 6 स्तंभों के बीचों बीच उतरे हैं, और अपनी ऊर्जा दृष्टि में वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये 6 बर्फ के स्तंभ अन्य बर्फ के स्तंभों की तुलना में अधिक चमकीले थे। उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित कर ली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। ये बुरी बात है। बिना कुछ सोचे समझे ये यून ने ऊपर की ओर छलांग लगाई, और उसके छलांग लगाने से ठीक पहले बर्फ के 6 स्तंभ एक साथ फट गए। बर्फ के उड़ते हुए टुकड़े जो छोटी छोटी बर्फीली तलवारों की तरह लग रहे थे, ये यून की ओर तेजी से बढ़े। चा ये यून ने अपनी 1000 सेना की तलवार लहराई और अपने पूरे शरीर को तलवार की किरणों से ढक लिया। 1000 सेना की तलवार से हर बर्फीला टुकड़ा नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे बर्फीले टुकड़े बच गए जिन्होंने ये यून की सुरक्षात्मक ऊर्जा को भेदते हुए उसके शरीर को चीर दिया।
अचानक चारों ओर खून बहने लगा। ये यून घायल हो गई थी। दर्शक दंग रह गए। प्रतियोगिता में ये यून को पहली बार चोट लगी थी। चू शियाओरान का हमला बेहद भयानक था। उसके लगातार हमले वाकई चौंकाने वाले थे। पहले चू शियाओरान ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। लॉन्गली के खिलाफ उसने अपनी सबसे कमजोर क्षमताओं के साथ जीत हासिल की थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि चू शियाओरान जानबूझकर कमजोर दिखना चाहती थी। असल वजह यह थी कि अगर वह अपने बर्फ के नियमों और एस्पेक्ट टोटेम का इस्तेमाल करती तो उसके हमले तूफान की तरह होते। लॉन्गली जैसे व्यक्ति के लिए उनका सामना करना नामुमकिन था। इस समय लोगों की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्होंने चू शियाओरान को बर्फ की परी की तरह हवा में उड़ते हुए देखा। चू शियाओरान अब अपनी दूसरी चाल चल रही थी। बिना रुके उसने लगातार हमले किए। यहाँ तक कि किनारे से लड़ाई देख रहे दर्शकों को भी आराम करने का मौका नहीं मिला, और ये यून को तो और भी कम, क्योंकि वह मंच पर था। चू शियाओरान ने अपनी तलवार चलाई, जिससे तलवार की किरणें प्रचंड सागर की तरह दिखाई देने लगी। इस क्षण चू शियाओरान की आंखों का रंग बर्फीला नीला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पुतलियों में अनंत हिमखंड समाये हुए हों। चू शियाओरान ने अपनी तलवार से वार किया। उसके पीछे एक साथ 6 और बर्फ के स्तंभ फट पड़े। चू शियाओरान की तलवार से निर्देशित होकर बर्फ के टुकड़े ही यून की ओर उड़ने लगे। उसी समय चू शियाओरान के पीछे मौजूद हिमहान ने जोर से दहाड़ा। फिर वह तलवार में समाहित हो गया और तलवार की आत्मा बन गया। ये खंडित बर्फ के क्रिस्टलों के साथ मिलकर चू शियाओरान का सबसे शक्तिशाली हमला था। यह उसके हमले की चरम शक्ति थी। नीला हिम सागर, क्षणभंगुर सौंदर्य। चू शियाओरान ने ये शब्द इतने कोमल स्वर में कहे मानो वे किसी कविता को एक मनमोहक तलवार की किरण के साथ कह रहे हों। यदि चू शियाओरान को हिमकमल कहा जाता था तो एक सहस्राब्दी से संचित उसकी सुंदरता अब एक पल में प्रकट हो रही थी। इस हमले से मानो समय रुक गया। हर किसी के चेहरे के भाव थम से गए। चू शियाओरान की शक्ति बेहद भयानक और गहरी थी। जब ये प्रकट हुई तो मानो आकाश ही हिल गया। इस तरह के हमले को कोई कैसे रोक सकता है। नीली तलवारों की किरणों की इस प्रचंड लहर को अपनी ओर आते देख ये यून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी पुतलियों में आती हुई तलवारों की किरणें प्रतिबिंबित हो रही थीं। ठंडी बर्फीली ऊर्जा और घातक इरादा सब कुछ नष्ट कर देगा। इस समय ये यून का मन पानी की तरह स्थिर था। अपने दाहिने हाथ से थाउजेंड आर्मी कृपान के मूठ को कसकर पकड़े हुए उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा कृपान के ब्लेड में समाहित कर दी। सैबर ट्रुथ के 32 शब्द हत्या मूल रूप से। पलक झपकते ही ये यून के पीछे लाशों का पहाड़ और खून का सागर प्रकट हो उठा। शूरा नरक। खून का रंग फैलने लगा और ठंडे जानलेवा इरादे ने उनके आसपास के वातावरण को घेर लिया। जब कृपान मकबरे के मालिक को कृपान संबंधी सच्चाइयों का ज्ञान प्राप्त हुआ था तब तक वह कई लड़ाइयों से गुजर चुका था और अनगिनत लोगों को मार चुका था। तलवारबाजी के असली रहस्य ऐसी चीज नहीं थे जिन्हें किसी किताब में लिखा जा सके। ये ऐसी चीज थी जिसे शूरा नरक के रक्त सागर में गढ़ा जाना था। तलवार का तरीका था अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए सब कुछ नष्ट कर देना। ये हमला तलवारबाजी की सबसे शक्तिशाली चाल थी जो यून ने तलवारों के मकबरे में सीखी थी। जब उसने अपनी तलवार चलाई तो ऐसा लगा मानो दुनिया की हर चीज गायब हो गई हो, केवल खून से लाल रंग की एक किरण ही बची हो। ऐसा लग रहा था मानो वह अखाड़े को चीर देगी। यह क्या है? जैसे ही ये यून ने वार किया, कांग यान और जियांग गे दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। कांग यान तो अपनी सीट से उठ ही गया। ये बच्चा, कैंग यान की आंखें चमक उठीं। पहले जब चू शियाओरान ने युआन से पहले के पहलू की घटना को संघनित किया और अपने बर्फ के नियमों का प्रदर्शन किया तो कैंग यान और जियांग गे ने केवल प्रशंसा की थी। वे इतने हैरान नहीं थे जितने अब थे। ये यून की कृपान और चू शियाओरान की तलवार एक बार फिर टकरा गईं। वह तलवार किसी सम्राट के समान थी। तलवार किसी सम्राट के समान थी। बूम! बर्फ के क्रिस्टल चकनाचूर हो गए। सफेद भेड़िया दहाड़ा और खून का सागर उफान पर आ गया। एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे एक तीव्र आघात तरंग उत्पन्न हुई और पूरे अखाड़े में फैल गई। चा चा चा! बर्फ के क्रिस्टल के टुकड़ों ने ये यून की सुरक्षात्मक युआंची को भेद दिया। हिमंदी हिमहॉकर को जन्म देने वाली निर्जन शक्ति भी ये यून के शरीर और नसों में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित हो रही थी। ये यून को ऐसा लगा मानो उसका खून क्षण भर के लिए जम गया हो। हालांकि उसने तुरंत अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा का संचार करके जमी हुई ऊर्जा को पिघला दिया, फिर भी ये यून का चेहरा पीला पड़ गया और उसके रक्त का प्रवाह अनियमित हो गया। वह एक बार फिर घायल हो गया। उसे चू शियाओरान की भयावहता का गहरा एहसास हो रहा था। वह न केवल अपनी ताकत में बल्कि अपनी युद्ध रणनीतियों, तकनीकों और युद्ध नियमों की समझ में भी शक्तिशाली थी। जब ये यून को कृपान सत्य के 32 शब्दों की घातक चालों का ज्ञान हुआ तो आक्रमण शक्ति के मामले में वह चू शियाओरान से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, लेकिन अपनी तकनीकों से उसने अपने हमलों से उसे पूरी तरह से पछाड़ दिया। चू शियाओरान ने तो ये भी अनुमान लगा लिया था कि हिमंदी भेड़िए के हमले को रोकने के बाद वह कहाँ गिरेगा। उसने 6 बर्फ के स्तंभों में पहले से ही ऊर्जा एकत्रित कर ली थी ताकि ये उनके जमीन पर उतरते ही वह विस्फोट कर दे। पहले हमले और ग्लेशियर स्नोवुल्फ के हमले के संयोजन से लेकर बर्फ के स्तंभों के विस्फोट तक ये तीनों हमले चू शियाओरान के अंतिम हमले की नींव थे। यही हमला चू शियाओरान का असली निर्णायक वार था। इसे एक हमले के लिए इस तरह की गणनाएं अविश्वसनीय थीं और चू शियाओरान तो सिर्फ 13 साल की लड़की थी। अध्याय 244 विजय और पराजय। ये यून और चू शियाओरान के बीच का मैच देखने वाले लोग इसे शब्दों में बयान करने में असमर्थ थे। हजारों लोगों की क्षमता वाले उस स्टेडियम में इतनी खामोशी छा गई थी कि वहां पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हालांकि वे भी कुलीन वर्ग से थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी तुलना ये यून और चू शियाओरान से की तो उन्हें लगा कि उनके और इस जोड़ी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस जोड़ी के सामने वे खुद को कुलीन वर्ग कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि वे आम लोग हैं। चू शियाओरान वाकई डरावनी है। यह आश्चर्य की बात है कि उसने अपनी इतनी शक्ति छिपा रखी थी। उसमें असाधारण बोध शक्ति तो है ही, साथ ही उसने एस्पेक्ट बिफोर युआन भी बना लिया है।
उसकी युद्ध रणनीति भी सुनियोजित थी। वह लगभग ये यून को घेरने में कामयाब हो गई थी। ये यून भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इतने जोरदार हमले के बाद भी वह चू शियाओरान के अंतिम हमले को झेलने में सक्षम था, हालांकि उसे चोटें जरूर आईं। ये यून अब मंच के बीचों बीच था, उसका शरीर कई खून से लथपथ घावों से ढका हुआ था। यह देखकर लग रहा था कि यून का खून बेकाबू हो गया था। संभवतः ये चू शियाओरान की बर्फीली ऊर्जा के उसके शरीर में प्रवेश करने के कारण हुआ था। इसके विपरीत बालों में थोड़ी सी गड़बड़ी और कपड़ों को मामूली नुकसान के अलावा चू शियाओरान को कोई चोट नहीं आई थी। ये यून का अंतिम हमला किलिंग एट इट्स कोर चू शियाओरान के एजी और ब्लू फ्रॉस्ट सी एफेमरल ब्यूटी द्वारा विफल कर दिया गया था। अंतिम प्रहार में चू शियाओरान का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा। सेबर ट्रूथ के 32 शब्द गहन थे, जिससे ये यून को सेबर ट्रूथ्स की प्रतिभा को छूने का मौका मिला, लेकिन ये यून के पास सेबर ट्रूथ्स में और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। कृपाण सत्य के 32 शब्द चाहे कितने भी रहस्यमय क्यों न हो, ये यून को अब तक उनका बहुत कम ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसका कृपाण आक्रमण चू शियाओरान के अंतिम तलवार आक्रमण जितना शक्तिशाली नहीं था। क्या ये यून चू शियाओरान से हार जाएगा? इस स्थिति को देखते हुए चू शियाओरान को स्पष्ट रूप से बढ़त हासिल थी। ये यून पहले से ही घायल था और वह अभी भी चू शियाओरान के बर्फ के घेरे के अंदर खड़ा था। लोग या तो चू शियाओरान के अजय रुख को देखने के लिए उत्सुक थे, जहां वह अपनी बढ़त का फायदा उठाकर ये यून को हरा देगी, या ये यून द्वारा स्थिति को पलटते हुए जवाबी हमले से जीत हासिल करने के लिए उत्सुक थे। लोगों की उम्मीदों की बात करें तो आगे जो होने वाला था उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चू शियाओरान अचानक रेफरी की ओर मुड़ी और आह भरते हुए बोली, मैं हार मानती हूँ। क्या? जब चू शियाओरान ने ये कहा तो पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। चू शियाओरान ने हार स्वीकार कर ली। स्पष्ट रूप से उसका पलड़ा भारी था। उसने अपने अंतिम प्रहार से ये यून को पूरी तरह से पछाड़ दिया था। फिर उसने हार क्यों मान ली? चू शियाओरान ने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाए और सीधे मंच से उतरने लगी। मंच से उतरते ही वह पीछे मुड़ी और ये यून की ओर देखा। आज मेरी हार मेरी अपरिष्कृत कुशलता के कारण हुई। भविष्य में जब मैं अपने एस्पेक्ट टोटेम को सुदृढ़ कर लूंगी और जब मैं बर्फीले जंगल की सरणी को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगी, तब मैं तुमसे एक बार फिर मुकाबला करूंगी। इतना कहकर चू शियाओरान सीधे अखाड़े के निकास द्वार की ओर चल पड़ी। वह यूं ही चली गई। लोग स्तब्ध रह गए। आखिर हो क्या रहा था? चू शियाओरान किस मामले में हारी? उसने हार क्यों स्वीकार की? क्या आखिरी चाल में कुछ ऐसा था जो वे समझ नहीं पाए? उदाहरण के लिए, क्या ये यून के पास चू शियाओरान की जान लेने का मौका था, लेकिन हत्या न करने के नियम के कारण या महिलाओं के प्रति कोमल भावनाओं के कारण उसने जानबूझकर अपनी तलवार रोक ली? लोग अटकलें लगाने लगे। ये यून और चू शियाओरान की ताकत उनमें से अधिकांश से कहीं अधिक थी, इसलिए उनके लिए युद्ध के कुछ पहलुओं को न समझना स्वाभाविक था। लेकिन इन अटकलों के बीच किसी ने असहमति जताई। असहमति जताने वाला व्यक्ति एक अनुभवी कृषक था जो पृथ्वी सूची में शीर्ष 1000 में स्थान रखता था। इनमें से कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, ये तो शक्ति की बात है। चू शियाओरान ने अपनी सारी युआंची अपनी अंतिम आक्रमण में लगा दी थी। यह उसका निर्णायक प्रहार था और उसका एकमात्र आक्रमण था। अपने प्रतिद्वंदी को न हराकर वह हार गई। आक्रमण की शक्ति बहुत प्रबल थी और उसमें निहित नियमों की गहरी समझ भी थी, लेकिन बैंगनी रक्त क्षेत्र की योद्धा होने के नाते उसने युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले एस्पेक्ट टोटेम का प्रयोग किया था। इससे उसकी युआंची की खपत पर पहले ही बहुत दबाव पड़ चुका था। इतना ही नहीं, उसने बर्फ के जंगल का घेरा भी बनाया था, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई, लेकिन इससे उसकी युआंची की खपत भी अधिक हुई। उन तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद चू शियाओरान का 2 बार हमला कर पाना वाकई एक चमत्कार था, लेकिन यही उसकी सीमा थी। चू शियाओरान ने ये चाल हाल ही में सीखी होगी, इसलिए इसके इस्तेमाल में कई सीमाएं होंगी। उस व्यक्ति की व्याख्या सुनकर लोग अचंभित रह गए। सहन शक्ति, बस यही था। ये बात समझ में आती है। उस तरह का खौफनाक हमला निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसे कोई बार बार दोहरा सके, लेकिन ये यून को भी बहुत थक जाना चाहिए था। चू शियाओरान ने अपनी इतनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी तो कोई कारण नहीं है कि ये यून के पास इतनी ऊर्जा बची हो। दरअसल इसके पीछे एक कारण है। उस व्यक्ति ने ये यून की ओर देखा और कुछ सोचने के बाद समझाया, मैच की शुरुआत से ही ये यून ज्यादातर समय हमलों से बचता रहा, इसलिए उसकी ऊर्जा खपत चू शियाओरान की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा ये यून ने अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने वाले किसी भी दांव का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसके पास चू शियाओरान से अधिक युआंची थी। चू शियाओरान ने इसे भांप लिया होगा और महसूस किया होगा कि अगर यह मुकाबला लंबा खींचा तो वह जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने हार मान ली। उस व्यक्ति की व्याख्या सुनकर सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये यून की जीत का राज उसकी सहनशक्ति ही थी। भले ही वह अंतिम मुकाबले में हार गया हो, लेकिन सहनशक्ति के मामले में वह जीत गया था। आखिरकार सहनशक्ति किसी व्यक्ति की ताकत का एक हिस्सा थी, लेकिन कानूनों और अवधारणाओं की समझ, साथ ही सीखी गई साधना तकनीकों की तुलना में सहनशक्ति गौण थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे योद्धा का साधना स्तर बढ़ता जाता था, उनकी युआंची ऊर्जा घनी होती जाती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से उनकी सहनशक्ति बढ़ जाती थी। जहां तक साधना स्तर की बात है, वहां मौजूद अभिजात वर्ग के लिए यह महज समय की बात थी, लेकिन नियमों और अवधारणाओं की समझ, साथ ही सीखी गई साधना तकनीकें सब अलग अलग थीं। यही किसी व्यक्ति की नींव थी। यही भविष्य में किसी व्यक्ति की मार्शल आर्ट की उपलब्धि निर्धारित करती थी। किसी व्यक्ति की प्रतिभा का स्तर इन्हीं कारकों द्वारा व्यापक रूप से निर्धारित होता था। चू शियाओरान के पास नियमों और टोटेमों का जो ज्ञान था, उसी वजह से कई लोग उसे खौफनाक मानते थे। चू शियाओरान ने अभी अभी ये दांव सीखा था, इसलिए इसमें निपुणता न होने के कारण वह नुकसान में थी।
भविष्य में जब चू शियाओरान का स्तर बढ़ेगा, उसकी नींव मजबूत होगी और नियमों की उसकी समझ बेहतर होगी, तब ये यून से दोबारा लड़ते समय परिणाम बिल्कुल अलग होगा। किसी ने कहा, यह संभव है, लेकिन ये यून भी कम नहीं है। हालांकि उसे नियमों की ज्यादा समझ नहीं है और वह युआन से पहले कोई रूप धारण नहीं कर सकता, फिर भी उसकी तलवार सचमुच भयानक है। सिर्फ उस तलवार से ही वह किसी भी चीज को चीर सकता है। इस नौसिखिए रैंकिंग प्रतियोगिता में ये यून ने अपनी तलवार से केवल कुछ ही बार वार किया था, लेकिन उसके द्वारा किया गया हर वार कई लोगों के दिलों को झकझोर देने वाला था। जब कृपान की किरण चमकती थी तो दसियों मीटर दूर होने पर भी उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो किरण बहुत करीब हो। सभी ने कही गई बात से सहमति जताई, लेकिन फिर भी किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, तलवारबाजी की कला तो बस जानलेवा दांव पेच है। ये शक्तिशाली हो सकते हैं और किसी को बेरहमी से मार भी सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की साधना तकनीकों और सिद्धांतों के सामने ये मात्र जानलेवा दांव पेच कुछ भी नहीं है। ये किसी योद्धा की बुनियाद नहीं है। यदि ये यून अन्य पहलुओं में प्रभावशाली नहीं है तो कई साधक धीरे धीरे उसकी बराबरी कर लेंगे। केवल उसकी तलवारबाजी की चालों से वह ताया दिव्य नगरी में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। अनुभवी साधकों में तलवारबाजी में निपुण किन्हाउटियन केवल अपनी तलवार पर ही निर्भर नहीं रहते। ये बात कहने वाला एक अनुभवी साधक था। ताया दिव्य राज्य में लोग हमेशा आक्रमण की रणनीति से अधिक साधना तकनीकों को महत्व देते आए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधना तकनीक से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन आक्रमणकारी चालें केवल समान स्तर के लोगों के बीच ही व्यक्ति को अलग पहचान दिलाती थीं। यदि कोई भविष्य में अपना स्तर नहीं बढ़ा पाता और ऋषि नहीं बन पाता, तो चाहे उसकी आक्रमणकारी चालें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आयु दूसरों से कम ही होगी। तो फिर साधना का क्या लाभ? यह ऐसी बात थी जिसे वहां मौजूद अधिकांश लोग समझ गए थे। ये यून की तलवारबाजी की चालें शक्तिशाली थीं, जबकि चू शियाओरान नियमों और पहलुओं में निपुण थी। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लोग चू शियाओरान के भविष्य को लेकर अधिक आशावादी थे। शायद 4 साल बाद स्वर्ग और पृथ्वी की सूची में नंबर 1 पर चू शियाओरान होंगी। ये यून के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई में भी कई लोगों का मानना था कि चू शियाओरान को हारना नहीं चाहिए था। आखिरकार अंतिम हमले में चू शियाओरान का पलड़ा भारी था। साथ ही चू शियाओरान का कॉम्बो अटैक और बर्फीले जंगल का घेरा भी कमाल का था। वह सिर्फ अपनी कमजोरी के कारण हारी थी। नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता का दूसरा आखिरी दिन समाप्त हो गया था। कई लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन 2 वरिष्ठों की उपस्थिति देखकर उन्होंने सोचा कि पहले वरिष्ठों को जाने देना अधिक शिष्टाचारपूर्ण होगा। लेकिन सम्मान के पदों पर बैठे जियांगे और कांगियान का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। जियांगे का सिर थोड़ा झुका हुआ था, मानो वह गहरी सोच में डूबा हो, जबकि कांगियान अपनी दाढ़ी सहला रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। हालांकि ये यून की आखिरी चाल को चू शियाओरान की तलवार ने नाकाम कर दिया था, फिर भी इसने उन्हें बहुत चौंका दिया। मैदान में मौजूद नौसिखिए और अनुभवी कृषकों को इस हमले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। यहां तक कि कुछ कानून प्रवर्तकों को भी इसकी स्पष्ट जानकारी थी। लेकिन जियांगे और कांगियान नाम के दोनों बूढ़े लोग इसे अच्छी तरह जानते थे। बिना किसी अतिशयोक्ति के उस एक चाल ने ये यून की मार्शल आर्ट का मार्ग खोल दिया था। कैंगियान और जियांगे के बगल में खड़े कानून प्रवर्तक अपनी जगह से हिले नहीं और स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुजुर्गों का जाने का कोई इरादा नहीं था। कई साधकों ने सम्मान की सीटों की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि दोनों बुजुर्ग अभी भी वहां क्यों बैठे हैं। क्या वे युद्ध की समीक्षा करेंगे? लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी दोनों बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। वे केवल यही तय कर सकते थे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। यह प्रत्याशित है कि नवोदित खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता समय से पहले समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष की नवोदित खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता वाकई रोमांचक थी। ये भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कल तो है ही। क्या आप इसे देखने का इरादा रखते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। चू शियाओरान और ये यून के बीच पहले ही मुकाबला हो चुका है और रैंकिंग में अब कोई सस्पेंस नहीं बचा है। लेकिन क्या चू शियाओरान और ये यून आगे चलकर उच्च श्रेणी के अनुभवी साधकों को चुनौती दे सकती है? नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार एक बार नौसिखिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर ले तो यदि एक जीत जाता है तो विजेता हारने वाले से आगे निकल जाता है। भले ही कल चू शियाओरान पृथ्वी के पैमाने पर ये यून की रैंकिंग से आगे निकल जाए, फिर भी नौसिखियों में ये यून ही पहले स्थान पर रहेगी। अब कोई सस्पेंस नहीं बचा था। अनुभवी साधकों को चुनौती देना, ये भी एक रोमांचक मुकाबला होना चाहिए। लेकिन मैं शायद अनुमान लगा सकता हूँ, ये यून और चू शियाओरान की ताकतें लगभग एक जैसी हैं, इसलिए दोनों की रैंकिंग शीर्ष 2000 के आसपास होनी चाहिए। 2000, शायद वे 1900 में भी जगह बना सकते हैं। मैं कल के मैच देखने का इरादा रखता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वे शीर्ष 2000 में जगह बना पाते हैं। लोग आपस में चर्चा करने लगे। वे मन ही मन भयभीत थे। ये सोचना ही भयावह था कि लोग केवल नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से शीर्ष 2000 में प्रवेश कर सकते हैं। आखिरकार वहां के उच्च पदस्थ लोग पहले से ही अपनी युवा नींव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोग मैदान छोड़कर जाने के लिए खड़े होने लगे। ये यून ने अपनी 1000 सेनाओं की तलवार म्यान में रख ली थी और वह भी जाने के लिए तैयार था। आज की लड़ाई के बाद उसे बहुत कुछ समझना और आत्मसात करना था। चू शियाओरान भले ही उससे हार गई हो, लेकिन उसने उसे सबक जरूर सिखाया था। चू शियाओरान ने ये यून को सिखाया कि युद्ध इस तरह से लड़ा जा सकता है। मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी इसी तरह से लिया जा सकता है। ये यून जब जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसे युआन क्यूई की जानी पहचानी, लेकिन घिनौनी आवाज सुनाई दी, बेशर्म बदमाश, जाने से पहले नमस्कार भी नहीं करोगे? क्या तुझे शिष्टाचार या बड़ों का आदर करना नहीं आता? अध्याय 245, पृथ्वी रोल पर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना। यह आवाज सुनकर ये यून ने अपना सिर घुमाया।
उसने देखा कि कैंग यान सम्मान की सीटों से उसे हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी। इस समय बूढ़ा व्यक्ति खुशी से मुस्कुरा रहा था, जिससे उसके चमकीले सफेद दांत साफ दिखाई दे रहे थे। ये बूढ़ा आदमी ये यून मन ही मनाहे भर रहा था। फिर भी वह कांग यान का बहुत आभारी था। भले ही कांग यान का उसे संवारने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था और यह सब एक अनजाने सहयोग का परिणाम था, फिर भी यही उनके लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये कहा जा सकता है कि कांग यान ने ये उनके लिए मार्शल आर्ट के मार्ग पर एक नया रास्ता दिखाया था। मार्शल आर्ट का मार्ग व्यापक और गहन, गूढ़ और जटिल था। एक मार्शल आर्टिस्ट के पास चुनने के लिए बहुत सी चीजें थीं। अगर किसी के पास कौशल हो तो वह सब कुछ चुन सकता है, लेकिन कौशल के बिना किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और उसमें अच्छा प्रदर्शन करना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। ये यून का मार्शल आर्ट से अब तक का संपर्क बहुत कम था। ऐसी कई चीजें थीं जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। कृपाण सत्य के 32 शब्द, पहलू, प्रतीक और नियम, शास्त्रीय सत्य जैसी चीजें, ये सभी ऐसे क्षेत्र थे जिनसे ये यून का पहले कोई परिचय नहीं था। वह मार्शल आर्ट के सागर में फेंके गए सूखे स्पंज की तरह था। अब वह लालच से सब कुछ सोख रहा था। ये यून कैंग यान और जियांग गे की ओर चला गया। इस समय दर्शकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए जब उन्होंने ये यून को बड़ों की ओर चलते देखा तो वे चौंक गए। बुजुर्ग ने ये यून को बुलाया। सभी ने कांग यान को हाथ हिलाते हुए देखा। कई लोग ये देखकर ईर्ष्या करने लगे कि ताया दिव्यनगर के एक वरिष्ठ व्यक्ति एक नवागंतुक को इतने दोस्ताना भाव से बुला रहे हैं। ये यून ने एल्डर जियांग गे का अभिवादन किया और वरिष्ठ का भी अभिवादन किया। ये यून को अभी भी कांग यान का नाम नहीं पता था। तुमने अभी जो तकनीक इस्तेमाल की वह कृपाण सत्य के 32 शब्दों से सीखी गई कृपाण तकनीक थी, है ना? एल्डर जियांग गे ने ये यून की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, ये यून ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने ये कहा उसका दिल जम गया। एक बार फिर ये यून को लगा कि उसका शरीर परखा जा रहा है। उसे लगा कि एल्डर जियांग गे की आंखें उसके शरीर के हर इंच, खून और मांस को, उसकी हड्डियों तक देख रही हैं। यहाँ तक कि उसके द्वारा निर्मित स्वर्ग की आंख की भी एल्डर जियांग गे द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जा रही थी। बेशक जियांग गे को कुछ खास नहीं मिला। ये यून की छाती में स्थित बैंगनी क्रिस्टल उसके हृदय में धड़कता रहा। उसने जानबूझकर खुद को छिपाया नहीं, मानो जियांग गे की हरकत को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई देवता हो जो मनुष्यों के प्रति उदासीन हो। बूढ़े जियान, आप क्या जांच रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि इस युवा को कोई ऐसा संयोग मिला है जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया है? कैंग यान ने जियांग गे की हरकतों पर ध्यान दिया और युआन क्यूई की आवाज के जरिए उसे चिढ़ाया। जियांग गे ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर युआनची संचार के साथ उत्तर दिया, मजाक मत करो। मैं किसी कनिष्ठ की वस्तु पर लालच कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस उत्सुक हूँ। लेकिन लगता है कि उसके पास कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है। उसका शरीर औसत है। शायद उसने कोई ऐसा खजाना खा लिया हो जिससे उसकी नसें खुल गई हो और वह मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण पूरे कर पाया हो। जहां तक उसकी बोध क्षमता की बात है, वह जन्मजात होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, ये यून का शारीरिक गठन औसत था। एक ऋषि होने के नाते ये बात स्पष्ट थी। इसके अलावा ये यून का साधना स्तर भी असाधारण नहीं था। वह अभी तक बैंगनी रक्त के अंतिम चरण तक भी नहीं पहुंचा था। उसके अन्य गुणों की तुलना में ये बैंगनी रक्त साधना स्तर कुछ खास नहीं था। क्या आपने कृपाण मकबरे में प्रवेश करने से पहले कृपाण से संबंधित कोई शीर्ष नियमावली पढ़ी थी? जियांग गे ने फिर पूछा। अगर ये यून को तलवार की रहस्यमयी तकनीकों को पढ़ने की क्षमता के कारण कोई संयोगवश लाभ हुआ होता तो जियांग गे इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते। बेशक इसकी संभावना बहुत कम थी। हालांकि ये यून ने अपना सिर हिलाया। एल्डर जियांग गे ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। भविष्य में अगर आप फिर से कृपाण मकबरे में प्रवेश करना चाहें तो आप मुझसे या कांग यान से संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे कुछ भी भुगतान नहीं लेंगे। अन्य संसाधनों के लिए यदि आप उनका उपयोग करना चाहें तो आपको सामान्य कीमत चुकानी होगी। यही ताया दिव्य नगरी के नियम है। नियमों के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से ताया दिव्य नगरी द्वारा साधकों पर लागू किए गए योग्यतम की उत्तरजीविता के नियमों का पालन करना आवश्यक था। कृपाण मकबरे का कोई उपयोग नहीं करता था, इसलिए उसे यूं ही बेकार छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। ये यून को इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने देने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अन्य संसाधन समान नहीं थे। उनमें से कई संसाधनों के लिए अन्य साधक अपनी जान जोखिम में डालकर होड़ कर रहे थे। यदि वरिष्ठ अधिकारी पक्षपात करते और सीधे ये यून को ये संसाधन दे देते तो जनता को संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता। ये सुनकर ये यून अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह सचमुच फिर से कृपाण मकबरे में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन प्रतिदिन एक गौरव बिंदु अर्जित करना बहुत महंगा था। वह अमीर होते हुए भी प्रवेश करने का खर्च वहन नहीं कर सकता था। बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कैंग यान हंसते हुए बोली। अच्छी तरह अभ्यास करो। यह अज्ञात है कि किस अद्भुत व्यक्ति ने कृपाण सत्य के 32 वचन दिए। यहाँ तक कि जो ऋषि मुनि मकबरे में गए वे भी उन वचनों से बहुत कुछ नहीं सीख पाए। क्या ऋषि मुनि भी इसे समझ नहीं पाए? कैंग यान की बातें सुनकर ये यून चौंक गया। ये यून के लिए ऋषि सर्वशक्तिमान थे, लेकिन अब कैंग यान ने कहा कि कृपाण सत्य के 32 शब्दों के सामने ऋषि भी असहाय हैं। अलग अलग सिद्धांतों वाले लोगों के बीच आपसी समझ की गुंजाइश बहुत कम होती है। तलवार और सांड का मकबरा ताया दिव्य नगरी के नीचे करोड़ों वर्षों से सोया हुआ है। ऋषि मुनि इसमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हर ऋषि तलवार या सांड के नियमों में पारंगत नहीं होता। तलवार या सांड के मार्ग में निपुण लोग भी तलवार और सांड के मकबरे में छिपे नियमों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। कांग यान ने कहा और जियांग गे की ओर देखा। बूढ़े जियान तलवार चलाते हैं। इस विषय में उन्हें सबसे अधिक ज्ञान है। एल्डर जियांग गे अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार हमेशा उनकी पीठ के पीछे रहती थी।
वे इसे कभी भी अंतरस्थानिक घेरे के भीतर नहीं रखते थे। ऐसा इसलिए था ताकि वे सूक्ष्म रूप से रूपांतरित हो सके, धीरे धीरे तलवार के साथ एक हो सके। ताया दिव्य नगरी के साधकों ने एल्डर जियांगे की तलवारबाजी कभी नहीं देखी थी, लेकिन उनकी उपाधि तलवारबाजी में प्रसिद्ध ऋषि जियांगे की तलवारबाजी में उपलब्धियों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। कैन ज्ञान द्वारा तलवार समाधि से सीखने के अपने अनुभव का जिक्र सुनकर जियांगे मिश्रित भावों से भर गए। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तब मैंने सचमुच तलवार समाधि में प्रवेश किया था। कई महीनों तक ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास के बाद मुझे अंततः कुछ परिणाम मिले, लेकिन तलवार की कुछ चालें सीखने के बाद मैं धीरे धीरे एक गतिरोध पर पहुंच गया। तलवार के कुछ रहस्यों ने मुझे अचंभित कर दिया। मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था या आत्मसात नहीं कर पा रहा था। बाद में मैंने लगातार नए प्रयास जारी रखे। इन प्रयासों में मुझे 1000 साल लग गए। इस अवधि के दौरान मैंने कई अलग अलग तरीकों को आजमाया जिन्हें मैंने सही मार्ग समझा, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया। 1000 साल, ये यून घबरा गया। इस परलोक में 1000 साल मानो कुछ भी नहीं थे। अपने पिछले जीवन में लगभग 2 दशक जीत चुके होने के कारण वह 1000 साल की अवधारणा को भली भांति जानते थे। एक नश्वर राजवंश लगभग 300 वर्षों तक ही चलता है। जियांगे ने कहा, हो सकता है कि तलवार के सत्यों के बारे में जो समझ मुझे शुरुआत में ही प्राप्त हुई थी वह अनजाने में ही मुझे गुमराह कर रही हो। भले ही मैं भटक गया हूं, लेकिन मकबरे से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह फिर भी उपयोगी रहा। तलवार की समाधि का तलवार मार्ग एक विशाल पथ है। इसका दायरा इतना ऊंचा है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। यह एक विशाल भूल भुलैया जैसा है। इसमें होने के बावजूद मुझे नहीं पता था कि सही रास्ता कौन सा होगा। मैं बस बेतरतीब ढंग से चलता रहा। शायद जब मैं अंततः निकास द्वार तक पहुंचूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत दूर की बात है। बड़ा रास्ता, ये यून थोड़ा हैरान रह गया। एक ऐसा विशाल मार्ग जो एक ऋषि को भी निराशा और भटकाव की स्थिति में डाल देता है। इतना ही नहीं, वह ये भी सत्यापित नहीं कर सकता था कि उसने ऐसा किया भी है या नहीं। हाँ, यह एक लंबा रास्ता है। ताया दिव्य राज्य में लोग हमेशा से ही साधना तकनीकों को आक्रमणकारी चालों से अधिक महत्व देते आए हैं। ये स्वाभाविक है। आखिरकार साधना तकनीक किसी व्यक्ति को विभिन्न लोकों में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है, जबकि आक्रमणकारी चालें ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वास्तव में आक्रमणकारी चालें और मार्ग दो अलग अलग चीजें हैं। तलवारबाजी की चालें तलवारबाजी की चालें होती हैं, जबकि तलवारबाजी के सत्य तलवारबाजी का मार्ग होते हैं। ये मूलतः भिन्न है। यदि आप तलवारबाजी के मार्ग के सार को समझ लें तो यह नियमित सत्यों को समझने के समान होगा। यह आपको एक उच्चतर ऋषि बनने में सहायता कर सकता है और शायद इससे भी उच्चतर लोक तक पहुंचा सकता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। एल्डर जियांगे ने आह भरी। उन्होंने यह बात तो बस यूं ही कह दी थी। हालांकि वे ये यून की सराहना करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यून एक दिन इस मुकाम तक पहुंच पाएगा। ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट और ताया दिव्य नगर के प्रथम नगर स्वामी ने सर्वोच्च ऋषि का दर्जा प्राप्त किया था। ऋषि से भी आगे बढ़ने की बात तो न के बराबर है। ताया दिव्य साम्राज्य की स्थापना के बाद से पूरे इतिहास में आज तक कोई भी व्यक्ति ऋषि से आगे नहीं बढ़ा है। मार्शल आर्ट के कठिन मार्ग के कारण एल्डर जियांगे द्वारा लापरवाही से बोले गए शब्द शायद उनके कुछ पछतावे के कारण थे, लेकिन इससे ये उनको बहुत लाभ हुआ। तलवारों की चालें, तलवारों के सच। चून की कृपाण मकबरे में लिखे शब्द कुछ ऐसे थे जिन्हें जियांगे ने एक विशाल मार्ग के रूप में वर्णित किया था, इसलिए यह निश्चित था कि यह उसे भविष्य में बहुत आगे जाने में सक्षम बनाएगा। ये यून के पास पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन की शक्ति थी। पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन द्वारा ये यून को दी गई दृष्टि से वह ऊर्जा के उद्गम को देख सकता था। इस क्षमता और कृपाण मकबरे में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की क्षमता के कारण सब कुछ उसके पक्ष में था। यदि फिर भी उसे इससे कुछ लाभ नहीं मिलता तो ये उनकी इसे समझने में असमर्थता उचित नहीं ठहराई जा सकती थी। आइए इसे समझते हैं, देखते हैं मैं इस रास्ते पर कितनी दूर तक चल सकता हूँ। जियांगे और कांगयान चले गए। ये यून वही रह गया जो अभी भी दोनों बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों पर विचार कर रहा था। बाकी लोग ये यून को ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। दोनों ऋषियों ने अदृश्य युवांची ऊर्जा क्षेत्र बनाकर अपनी आवाजें आपस में छिपा ली थी, इसलिए वहां मौजूद अन्य सभी साधकों को ये यून और दोनों ऋषियों के बीच हुई बातचीत का पता नहीं चला। लेकिन ऋषियों के प्रसन्न भाव से यह स्पष्ट था कि वे ये यून की सराहना करते थे। अगर उन्हें किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बुलाया जा सके तो यह उनके जीवन के 10 साल गंवाने लायक बात थी। जब लोग ये यून की प्रशंसा कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि ये यून सम्मान की सीटों से उतरकर रेफरी की ओर जा रही है। अरे क्या बात है, ये यून को आते देख रेफरी ने पहल करते हुए सवाल पूछा। इससे पहले रेफरी ने ये यून को 2 बुजुर्गों से बात करते हुए देखा था। किसी जूनियर खिलाड़ी के लिए वरिष्ठों द्वारा ध्यान दिया जाना केवल नंबर 1 नवागंतुक होने से पर्याप्त नहीं था। वरिष्ठों की प्रशंसा के कारण रेफरी भी यून को बहुत महत्व देता था। ओह, बात यह है, मैं उस प्रतिद्वंदी का नाम बताना चाहता हूं जिसे मैं कल चुनौती देना चाहता हूं। चू शियाओरान के खिलाफ यून की जीत के बाद उन्होंने नौसिखियों में नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया। इससे नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता समय से पहले ही समाप्त हो गई, लेकिन वे कल अर्थ रोल में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए अभी भी संघर्ष कर सकते हैं। ओह, कल के प्रतिद्वंद्वी, आप मुझे कल बता सकते हैं? कोई जल्दी नहीं है। रेफरी ने ये यून की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से देखा। यह अच्छी बात थी कि यून आगे बढ़ने की इच्छा रखती थी। मुझे लगता है कि इसे अभी कह देना ही बेहतर होगा ताकि उस व्यक्ति को तैयारी करने का कुछ समय मिल जाए। ये यून ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। किसी अज्ञात कारण से ये यून की मुस्कान देखकर रेफरी एक पल के लिए झिझक गया। ऐसा लगा मानो उस मुस्कान में कोई दुर्भावना छिपी हो। तैयारी, रेफरी उत्सुक था। यह तो सिर्फ एक मैच था, बाहर का कोई प्रशिक्षण भ्रमण नहीं।
तैयारी करने की क्या जरूरत थी? अध्याय 246 बॉस को तैयारी करने दें। जब ये यून रेफरी से बात कर रहा था तो वहां मौजूद कई साधक उसे देख रहे थे। ये यून सबकी नजरों का केंद्र था, इसलिए रेफरी से उसकी बात और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी। दर्शकों को अचानक एहसास हुआ कि ये यून कल के लिए अपनी चुनौती पेश कर रहा है। ये यून अर्थ रोल में ऊपर चढ़ रही है। किसी ने उत्साह से कहा। ये यून का अगला मैच निश्चित रूप से रोमांचक होने वाला था। बिल्कुल, सिर्फ ये यून ही नहीं बल्कि चू शियाओरान को भी आगे बढ़ना चाहिए। उनकी क्षमता अब तक सामने आ चुकी है, इसलिए वे कम से कम शीर्ष 2000 में तो प्रवेश कर ही सकती हैं। मुझे कल का बेसब्री से इंतजार है। दर्शक दीर्घा में चहल पहल थी। कुछ लोग इसके लिए उत्सुक थे जबकि कुछ उदास थे, विशेषकर शीर्ष 2000 के आसपास रैंक वाले अनुभवी साधक। वे इसके लिए उत्सुक नहीं थे। उनकी स्थिति अचानक बहुत नाजुक हो गई थी। यदि वे बदकिस्मत रहे और ये यून या चू शियाओरान से चुनौती मिली तो यह उनके लिए एक त्रासदी साबित हो सकती थी। आज की लड़ाई से ही उन्हें पता चल गया था कि यून और चू शियाओरान की ताकत का स्तर लगभग एक जैसा है। दोनों में से कोई भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। उनके लिए जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अनुभवी योद्धा उम्र में बड़े थे और उनका साधना स्तर भी ऊंचा था। वे लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे। उनके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को मामूली अंतर से हराना प्रशंसनीय नहीं था। यह तो बस आशावादी होना था, लेकिन अगर कोई निराशावादी होता तो वह अनजाने में भी हार सकता था और यह शर्मनाक होता। जीतने में कोई फायदा नहीं था और हारने का मतलब था बहुत बदनामी होना। कोई भी इस तरह की लड़ाई के लिए चुना जाना नहीं चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि वह बच्चा किसे चुनौती देगा। कई लोग ये यून की बातों पर ध्यान देने लगे। अखाड़ा एकदम शांत था। एक योद्धा की श्रवण क्षमता के कारण जब तक एल्डर जियांगे द्वारा इस्तेमाल किए गए युआनची बल क्षेत्र जैसा कोई ध्वनि रोधक बल न हो, वे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे कि कोई क्या कह रहा है। इस समय ये यून मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन युआनची का उपयोग करके रेफरी को अपनी आवाज सुनाए, अभी तैयारी करनी है, ताकि वह चौंक न जाए। उद्धरण चिन्ह। रेफरी को ये यून का स्पष्टीकरण अजीब लगा। आश्चर्यचकित न होने का क्या मतलब था? ये दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। यहाँ किसी तरह की घेराबंदी या साजिश की जरूरत नहीं थी। जब तक कोई योद्धा घायल न हो, वह किसी भी समय अखाड़े में प्रवेश कर सकता था। लेकिन मानो ये यून अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति सहानुभूति दिखाना चाहता हो, रेफरी ने केवल सिर हिलाकर कहा, चूंकि आप जिद कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपके चुनौती देने वाले व्यक्ति को पहले से सूचित कर दूंगा। आप किसे चुनौती देने की योजना बना रहे हैं? रेफरी ने सोचा कि चूंकि ये यून इतनी सावधानी बरत रही थी, इसलिए प्रतिद्वंद्वी के इतना मजबूत होने की संभावना नहीं थी। ये यून संभवतः पृथ्वी रैंकिंग में 2-1-0-0-2-2-0-0 के आसपास के किसी व्यक्ति को चुनौती दे रहा था। अन्य साधकों के मन में भी यही विचार आ रहे थे। आखिरकार ये यून के कल अभी 2 मुकाबले बाकी थे। 2-1-0-2-2-0 रैंकिंग वाले किसी व्यक्ति से लड़ने के बाद वह अपनी रैंकिंग सुरक्षित कर सकता था और फिर अपने दूसरे मुकाबले में शीर्ष 2000 में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता था। ये यून ने रेफरी को वह चुनौती प्रपत्र सौंप दिया जिसे उसने पहले ही भर दिया था। रेफरी ने उसे प्राप्त किया और उस पर एक नजर डाली। तुरंत उसकी पलकें फड़क उठी। क्या तुम ली हॉन को चुनौती दे रहे हो? पृथ्वी रैंकिंग में 1028वें स्थान पर मौजूद ली हॉन को। ली हॉन। आसपास के साधक ये जानकर दंग रह गए कि ये यून का अगला प्रतिद्वंदी कौन है। होनगाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष ली हॉन को ये यून वास्तव में चुनौती देना चाहता था। शुरू में उन्हें लगा था कि अगर ये यून शीर्ष 2000 खिलाड़ियों में से किसी को चुनौती दे तो ये प्रभावशाली होगा, लेकिन उन्होंने वास्तव में ली हॉन को चुनौती दी, जो 1028वें स्थान पर थे। वह क्या सोच रहा था? ली हॉन को पहले से ही ये यून पर संदेह था। 2 महीने पहले ली हॉन ये यून के गौरव अंक हासिल करना चाहता था और उसने उन्हें ये यून से धोखे से हथियाने की कोशिश की, लेकिन ये यून उसकी चाल में नहीं फंसा और उसका दुश्मन बन गया। ये बात सबको पता थी, लेकिन आशंकाएं महज आशंकाएं थीं। यह अर्थ रोल प्रतियोगिता थी जिसका फैसला किसी व्यक्ति की ताकत से होना था। क्या ये चुनौती महज भावनाओं का प्रदर्शन थी? ली हॉन कोई कमजोर नहीं था। दूसरे वर्ष के सभी साधकों में वह सबसे बलवान था। ली हॉन पहले ही हेवन रोल रैंकिंग में शीर्ष 1000 में जगह बना चुके थे, और जहां तक अर्थ रोल रैंकिंग की बात है, वह पिछले महीने 1028वें स्थान पर पहुंच गया था। शीर्ष 1000 के करीब पहुंचने पर रैंक बढ़ाना विशेष रूप से कठिन हो जाता था, क्योंकि अधिकांश लोग युआन फाउंडेशन स्तर के लगभग करीब पहुंच चुके थे। ये कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति पर्पल ब्लड स्तर के चरम पर थी। इसमें स्वयं ली हॉन भी शामिल थे। बिना किसी अतिशयोक्ति के ये कहा जा सकता है कि ताया दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली बैंगनी रक्त योद्धा इस रैंकिंग के आसपास केंद्रित थे। इस स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। यहाँ तक कि युआन फाउंडेशन क्षेत्र के कुछ योद्धा भी थे जिनकी साधना तकनीक या आक्रमण चालें तुलनात्मक रूप से कमजोर थी, फिर भी वे ली हॉन से नीचे रैंक पर थे। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं का ली हॉन से नीचे रैंक पर होना यह दर्शाता है कि ली हॉन की शक्ति बहुत अधिक थी। नवप्रथम नवोदित साधक द्वितीय वर्ष के साधक के प्रथम श्रेणी के साधक को चुनौती दे रहा है। अविश्वसनीय, किसी ने कहा। दोनों ही अपने अपने वर्षों में सर्वश्रेष्ठ थे और ताया दिव्य नगरी में ऐसी परिस्थिति में अपने से 1 वर्ष वरिष्ठ को चुनौती देना अत्यंत दुर्लभ था। ली हॉन युआन फाउंडेशन में प्रवेश करने से लगभग आधा महीना दूर है। एक बार जब वह युआन फाउंडेशन में प्रवेश कर लेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह शीर्ष 1000 में शामिल हो जाएगा। वह शायद शीर्ष 700 में भी प्रवेश कर जाए। ली हॉन 1 साल के भीतर शीर्ष 1000 में प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वह 13 महीनों में स्वर्ग में 1030वीं और पृथ्वी पर 1100वीं रैंक हासिल करने में कामयाब रहा। ये तो वाकई बहुत डरावना था। चू शियाओरान और ये यून जैसी असाधारण रूप से शक्तिशाली शख्सियतें हर साल नहीं मिलती थीं। ये यून ली हॉन को चुनौती दे रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
ये यून उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। बहुत से लोगों के मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे। ये यून और चू शियाओरान की लड़ाई दिलचस्प थी, लेकिन वे पृथ्वी रैंकिंग में 1000वें स्थान से ठीक ऊपर के किसी व्यक्ति से काफी दूर थे। लोग समझ सकते थे कि ये यून ने ली होन को भावनात्मक आवेश में चुनौती दी थी, लेकिन अगर ली होन उसे पीटता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। अगर ऐसा होता तो क्या ये निराशाजनक नहीं होता? ये यून क्या सोच रहा है? शायद उसे पता ही नहीं कि पृथ्वी पर शीर्ष 1000 में होने का क्या मतलब होता है, या उसके पास कोई और छिपी हुई ताकत है, और भी छिपी हुई शक्ति। वो तो अभी पर्पल ब्लड के मध्य चरण में ही है, और क्या छिपा सकता है? क्या उसने युआन से पहले का रूप धारण कर लिया होगा? यह असंभव है। ताया दिव्य नगरी में आते ही वह काम में लग गया। वह कभी भी निर्जन जानवरों का शिकार करने नहीं निकला। लोगों को ये बात समझ से परे लगी। उन्हें लगा कि ली होन को चुनौती देकर ये यून खुद ही यातना को न्योता दे रही है। पहले ली होन ने ये यून पर अत्याचार किया था, लेकिन अंततः उसे ये यून से बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ा। ली होन तो बस ये यून को मुसीबत में डालने की सोच रहा था, लेकिन ये यून उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गया। अखाड़े के कोने पर होनगाओ एसोसिएशन के कुछ सदस्य बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि यून उनके राष्ट्रपति को चुनौती दे रही है, तो वे तुरंत गुस्से से भर उठे। ये बच्चा खुद को क्या समझता है? उसे आईने में देखकर खुद को परखना चाहिए। वह सोचता है कि वह जय है सिर्फ इसलिए कि वह नौसिखियों में सबसे अच्छा है। वह मौत को दावत दे रहा है। यह देखकर कि यून इतनी अहंकारी थी कि उसने सार्वजनिक रूप से अपने बॉस को चुनौती दी, उनमें से कुछ लोग तुरंत ही क्रोधित हो गए। लेकिन और सोचने पर यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। चूंकि ये यून इतना बेवकूफ था कि उनके बॉस के दरवाजे पर दस्तक देने आ गया, इसलिए उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर ये यून की जमकर पिटाई करनी चाहिए और उसे भारी आर्थिक नुकसान भी पहुंचाना चाहिए। हाँ, उसे भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाओ। पहले उन्हें ये यून की वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा था। कुछ शरारती बच्चे ये यून की ईंट से पिटने के लिए कतार में खड़े थे। उन्हें न केवल ईंटों से चोट लगी, बल्कि उन्होंने ये यून को बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स भी दे दिए। ड्रैगन स्केल रून्स के बारे में सोचते ही उनके दिल में दर्द होने लगा। चलिए इसकी सूचना तुरंत बॉस को देते हैं। ली हॉन के कुछ गुर्गों ने अचानक इस बारे में सोचा। ली हॉन उपस्थित नहीं था। वह पिछले कुछ दिनों से अनुपस्थित था। उसे दूसरों को प्रसिद्धि बटोरते देखना पसंद नहीं था, खासकर आज दोपहर जब ये यून ने आकर सबको चौंका दिया। अगर ली हॉन मौजूद भी होता तो वह समय से पहले ही चला जाता। ये यून को इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखकर उसे बहुत बुरा लगता। भाइयों, हमें इस अवसर का लाभ उठाकर ये यून को भारी पीड़ा पहुंचानी चाहिए। हमें बॉस को पहले से ही तैयारी करने के लिए कहना होगा। ये यून के हाथों भारी मात्रा में ड्रैगन स्केल गंवाने वाले 13 वर्षीय युवक ने कहा। जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ होता था, वे आमतौर पर जुए के जरिए उसे वापस जीतने की उम्मीद करते थे। यह एक जुआरी की मानसिकता थी। ये वांछनीय नहीं थी, लेकिन बहुत कम लोग ही समय रहते खुद को इस पर काबू में रख पाते थे। बिल्कुल सही, मालिक के पास भी पैसों की तंगी है। उसे कल की तैयारी भी करनी है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब मालिक उसे पीटे तो ये यून के मुंह से ड्रैगन स्केल वाले प्रतीक निकल जाएं। होनगाओ एसोसिएशन ने सट्टेबाजी में बहुत सारे रून्स खो दिए थे, इसलिए ली होंग इस समय कंगाल था। उसके एक गुर्गे ने सोचा कि अगर ली होंग ये यून के खिलाफ दांव लगाए तो वह एक ही बार में सब कुछ वापस जीत सकता है। और तथाकथित तैयारी दांव के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाना था। यही कारण था कि यून ने अपने प्रतिद्वंदी की घोषणा पहले ही कर दी थी। अगर वह अचानक घोषणा कर दे कि वह कल ली होन को चुनौती देना चाहता है, तो समय की कमी और ली होन की आर्थिक स्थिति के कारण वह किस तरह की उचित शर्त पेश कर सकता है। लेकिन अगर आज इसका जिक्र होता तो ली होन के पास तैयारी करने का समय होता। अपने संपर्कों के बल पर वह ड्रैगन स्केल रून्स की अच्छी खासी मात्रा इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। ये यून ने शुरू से ही अपना तुरुप का पत्ता छिपा रखा था। ये तुरुप का पत्ता विशेष रूप से ली होन को धोखा देने के लिए तैयार किया गया था। कुछ गुंडे खड़े हो गए। गुस्से भरी नजरों से या मुस्कुराते हुए उन्होंने ये यून की ओर देखा। उनके हाव भाव मानो कह रहे थे, बच्चे बस देखते रहो। वे चुपचाप अखाड़े से निकल गए और सीधे ली होन के पास पहुंचे ताकि उन्हें सूचित कर सके और वे कल की लड़ाई के लिए तैयारी कर सकें। दुर्भाग्यवश जब ये यून ने रेफरी से कहा उस व्यक्ति को तैयारी के लिए कुछ समय दें, तो उसने युआनची का उपयोग करके अपनी आवाज प्रसारित की। उन गुंडों ने इसे नहीं सुना। अगर उन्होंने सुना होता तो ये युवक शायद समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 247 राजा चू का पुत्र। ली होन पिछले कुछ दिनों से परेशान महसूस कर रही थी। प्रथम वर्ष के नौसिखिए यून द्वारा धोखा दिए जाने के बाद ताया दिव्य नगरी में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। भला वह खुश कैसे हो सकता था? ताया दिव्य नगरी में उन्हें एक बड़े भाई का दर्जा प्राप्त था और राजधानी में वे प्रसिद्ध युवा स्वामी होन के नाम से जाने जाते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी प्रतिष्ठा थी। अब दूसरों के कारण उसका चेहरा कलंकित हो चुका था। ली होन को भला कैसे सुकून मिल सकता था? एक बार जब किसी योद्धा का मन अशांत हो जाता है तो उसके शरीर की युआनची भी उसके मन की तरह अशांत हो जाती है। इसलिए साधना में अटक जाना स्वाभाविक था। ली होन युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के नाजुक क्षण में था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने गंदगी खा ली हो। ली होन स्थिति को संभालने के उपाय सोचता रहा। हालांकि ये यून की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। ली होन को घमंड तो था, लेकिन उसे यह मानना ही पड़ा कि लगभग 6 महीने बाद वह यून को हरा नहीं पाएगा। एक बार ऐसा हो जाने पर स्थिति को संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसे ये यून से निपटने का मौका चाहिए था, लेकिन उसे यह मौका कहाँ मिल सकता था? ली होन सोच ही रहा था कि बाहर शोर मच गया। भाई होन, कुछ बड़ा हुआ है। उस लड़के ये यून ने आपको चुनौती दी है। वह कल अखाड़े में आपसे लड़ना चाहता है। कुछ गुंडे भूखे कुत्तों के झुंड की तरह चिल्लाते हुए ली होन के आंगन में घुस आए। जब ली होन ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया।
ये यून मुझे चुनौती दे रही है। ली होंग ने देर से प्रतिक्रिया दी। वो तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए ये यून से बदला लेने की सोच रहा था, लेकिन अब ये यून ने खुद पहल करके उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। हालांकि इससे उसे अजीब सा महसूस हुआ। क्या ये बच्चा पागल है या फिर कोई और कारण था? ली होंग का चेहरा उदास हो गया। ये यून द्वारा उसे चुनौती देने के तरीके को लेकर उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। क्या ये कोई जाल था? बॉस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ली होंग के कुछ गुर्गों को उम्मीद थी कि खबर सुनकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, जोर जोर से हंसेगा और ये यून की मूर्खता और पिटने की उसकी इच्छा पर गुस्सा करेगा। उन्हें ली होंग की ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। यह न तो क्रोध था और न ही खुशी। क्या तुमने ये यून के मैच का वीडियो डिस्क बनाया? ली होंग ने अचानक पूछा। हालांकि वही यून का मैच देखने के लिए मौजूद नहीं रहना चाहता था, लेकिन वीडियो डिस्क देखना जरूरी था, वरना वही यून की ताकत को समझ नहीं पाता। यह उद्धरण चिन्ह। उन गुंडों ने अपना माथा पीट लिया। वे इसके बारे में भूल ही गए थे और वे पूरी लगन से ली होंग को सूचना देने के लिए यहाँ दौड़ रहे थे। हम वापस जाकर उसे ले आएंगे। कुछ गुंडे तेजी से वापस भागे। ताया दिव्य नगरी में अखाड़े के मुकाबलों की रिकॉर्डिंग की कई प्रतियां मौजूद थीं। लड़ाई जितनी तीव्र होती थी उतनी ही अधिक प्रतियां होती थीं। इन्हें कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता था और इसलिए यदि कोई व्यक्ति थोड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रूम्स का भुगतान कर सकता था तो उन्हें देखने के लिए किराए पर लिया जा सकता था। जल्द ही इन शरारती बच्चों ने एक डिस्क प्राप्त कर लिया और वे हौंकते हुए ली होंग के आंगन में वापस दौड़ पड़े। जब वे लौटे तो उन्हें ली होंग के प्रांगण में इतने सारे लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ। उपस्थित लोगों में से अधिकांश होंगदाओ एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। उनमें से कुछ ताया डिवाइन सिटी के अनुभवी साधक भी थे। जब उन बच्चों ने इन लोगों को देखा तो वे चौंक गए। उन्हें बस इतना पता था कि ली होंग के मित्रों का दायरा बहुत बड़ा है और अनुभवी साधकों में उसके कई शक्तिशाली मित्र हैं। ये सभी लोग स्वर्ग और पृथ्वी की सम्मान सूची में शीर्ष के करीब थे। इनमें से एक व्यक्ति शीर्ष 50 में भी शामिल था और उसका उपनाम हुटू था। अरे, ये वही है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन शरारती बच्चों ने एक लंबे और पतले किशोर को देखा जो लगभग 17-19 वर्ष का लग रहा था। उसके गले में बड़े बड़े मोतियों का हार था और उसकी बांह पर एक भयंकर दिव्य बाघ का टैटू बना हुआ था। तो एक अनुभवी साधक थे जो लगभग 4 वर्षों से ताया दिव्य नगरी में थे। वे काफी समय पहले युवान आधारभूत स्तर तक पहुंच चुके थे। स्नातक होने में अभी उनके पास 1 वर्ष और 9 महीने शेष थे। पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करके वे निस्संदेह अपने वर्ग के सर्वश्रेष्ठ साधकों में से एक थे। चलो इसे देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। ली होंग को स्वाभाविक रूप से संदेह था। उसने सावधानी बरतते हुए लोगों को बुलाया। तो जो दूरदर्शिता में माहिर था शायद ये भी बता सके कि ये उनके पास कोई छिपी हुई शक्ति है या नहीं। कुछ गुंडों ने ये उनके मैच के डिस्क को ले लिया और उसे एक मेज पर छोड़ दिया ताकि लोगों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसका अध्ययन कर सके। ली होंग मुख्य रूप से हु टाओ जैसे अनुभवी साधकों की राय जानना चाहता था। लंबे समय तक हर तरह से विश्लेषण करने के बाद भी वे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सके। वे ये यून की लड़ाई से केवल कुछ सामान्य अनुमान ही लगा सकते थे, लेकिन चाहे वे कितनी भी गहराई से देखें ऐसा प्रतीत होता था कि ये यून ने चू शियाओरान के साथ अपनी लड़ाई में पूरी ताकत लगा दी थी। ली होंग, मुझे लगता है कि ये यून के पास अब कोई छिपी हुई शक्ति होने की संभावना बहुत कम है। अगर इन परिस्थितियों में भी उसके पास छिपी हुई शक्ति है तो उसका अभिनय बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है उसने शुरू से ही तुम्हें निशाना बनाया हो, लेकिन वह तो अभी बच्चा है। नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होते ही वह इन सब बातों के बारे में कैसे सोच सकता है? यह मत भूलो कि वह पूरी होंगदाओ एसोसिएशन से दुश्मनी रखता था। होंगदाओ एसोसिएशन के कई लोगों ने ये यून को चुनौती दी थी, जिनमें नौसिखियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले लियू युक्सिंग भी शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ नौसिखियों चू शियाओरान और क्यूनियो के साथ ये उनको ऐसे विरोधियों का सामना करना पड़ा। दांव पर लगी बड़ी रकम को देखते हुए वह पहले से ही इन सब बातों को लेकर चिंतित होगा। क्या तुम उससे यह उम्मीद करते हो कि वह इन सब बातों को संभालते हुए सिर्फ इसलिए ऐसा जाल बिछाएगा ताकि तुम, ली होंग, उसमें फंस जाओ? हुटू ने सबसे पहले अपनी राय रखी। उसकी बात तर्कसंगत थी। आखिर ये यून तो सिर्फ 13 साल का था। एक सामान्य बच्चा तो हर तरह की जटिल समस्या का सामना करने पर उलझन में पड़ जाता है। अगर वह इस उम्र में भी जाल बिछा सकता है और ली होंग को उसमें फंसा सकता है तो वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ली होंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, शायद। उद्धरण चिन्ह। अगर ये लड़ाई लड़नी ही थी तो शर्त लगानी ही थी। भले ही वह शर्त लगाना न चाहता हो, फिर भी उसे ऐसा करना ही था। ऐसी मजबूरी में अगर वह कुछ भी शर्त नहीं लगाता तो होंगदाओ संघ के सदस्यों के बीच उसकी सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। ताया दिव्य नगर के अन्य साधक उसका उपहास भी करते, लेकिन ली होंग ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि किस चीज पर दांव लगाना है। असल मुद्दा ये था कि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ली होंग इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हंसी की आवाज गूंज उठी। हा, ली होंग, तुमने तो एक नौसिखिया की चुनौती देने पर हारने की चर्चा करने के लिए एक विशाल सम्मेलन ही बुला लिया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? इस अचानक आवाज ने ली होंग का चेहरा गुस्से से लाल कर दिया। दूसरे व्यक्ति की बात सच थी। एक नौसिखिए से चुनौती मिलने के बाद लड़ाई से पहले ही डर जाना और इतनी बड़ी विश्लेषण बैठक आयोजित करना, अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। शर्मिंदगी से ली होंग को गुस्सा आ गया। जैसे ही वह भड़कने ही वाला था उसने बोलने वाले व्यक्ति को देखा और तुरंत चुप हो गया। अंदर आने वाला व्यक्ति चिलिन शैली का चोगा पहने हुए था, साथ में 9 अजगरों की कमरबंद और मोकासिन जूते भी थे। वह सिर से पैर तक स्वाभाविक रूप से कुलीन प्रतीत होता था। यांग दिन कुन, जो 15 वर्षीय युवक आया था, वह राजा चू का पुत्र था।
राजा चू एक कुलीन व्यक्ति थे जिनका ताया दिव्य साम्राज्य में लंबा इतिहास रहा है। उनका वंश प्रथम राजा चू तक जाता है, जो ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के छोटे भाई थे, इसलिए उनका परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था। बाद में उन्हें चू राज्य की जागीर सौंप दी गई, इसलिए वे वर्तमान समय तक चू राज्य के जागीरदार बने रहे। अब चू राज्य का यांग परिवार एक महाशक्तिशाली वंश के रूप में विकसित हो चुका था। बेशक सम्राट के साथ उनके रक्त संबंध पहले से ही दूर हो गए थे, लेकिन वे अब भी शाही परिवार का हिस्सा थे। ताया दिव्य शहर में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों सूचियों में 10वें स्थान पर रहने वाले यांग दिनकुन को एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। ली होंग जिस ली परिवार से संबंधित थे, उसका भी चू शाही परिवार से वैवाहिक संबंध था। एक तरह से यांग दिनकुन ली होंग के दूर के चचेरे भाई थे। आज अचानक यांग दिनकुन प्रकट हुआ और उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाया, जिससे ली होंग को बुरा लगा। चचेरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली होंग ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारा रणनीतिकार बनने आया हूँ चचेरे भाई। मुझे पता है कि आजकल तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। अगर तुम ड्रैगन स्केल रून्स उधार लेना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यांग दिनकुन ने अपनी बात को खींचकर कहा। क्या स्थिति है? यानी ताया पवित्र तकनीक के पहले 3 खंड। मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे लिए जीत लो। जब यांग दिनकुन ने ये शब्द कहे तो उसकी आंखें चमक उठी। यांग दिनकुन जानता था कि ताया दिव्य नगरी में कुछ नियम थे। ताया पवित्र तकनीक जैसी शीर्ष साधना तकनीकों का इस्तेमाल दांव पर लगाया जा सकता था, लेकिन अतीत में ऐसा शायद ही कभी किया जाता था। ताया पवित्र तकनीक की साधना विधि का जेड स्क्रॉल अत्यंत मूल्यवान था और इसकी सीमित प्रतियां ही उपलब्ध थी। यदि कोई साधक ड्रैगन स्केल रून्स और ग्लोरी पॉइंट्स के बदले इस साधना विधि को प्राप्त करना चाहता था, तो वास्तव में वह इसे 10 महीने के लिए किराए पर ले रहा था। इन 10 महीनों के दौरान ताया पवित्र तकनीक किराए पर लेने वाला साधक ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन वह ताया पवित्र तकनीक को अन्य साधकों को उधार नहीं दे सकता था, जब तक कि वह किसी जुए में न हार गया हो। जुए के बहाने जानबूझकर ताया पवित्र तकनीक सौंपने से रोकने के लिए ताया पवित्र तकनीक के सख्त नियम थे। एक बार ताया पवित्र तकनीक का दांव पर इस्तेमाल हो जाने पर उसे न हारना ठीक था, लेकिन एक बार दांव में हार जाने पर शेष किराए की अवधि 30% कम हो जाती थी। इसीलिए बहुत कम लोग ताया पवित्र तकनीक का इस्तेमाल दांव के रूप में करेंगे। एक बार 30% समय बर्बाद हो जाने पर कई किसान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके लिए 10 महीनों में इसे सीखना संभव नहीं होगा और 30% समय कट जाने की संभावना तो और भी अधिक है। ताया पवित्र तकनीक, तुम ये यून की ताया पवित्र तकनीक पर नजर गड़ाए हुए हो। यांग दिनकुन के बेहिसाब लालच को भांपते हुए ली होंग उछल पड़ा। उसने तुरंत हिसाब लगाया कि अगर वह यांग दिनकुन की शर्त मान लेता है तो उसे कितना नुकसान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर यांग दिनकुन ताया पवित्र तकनीक चाहता था तो उसे ताया पवित्र तकनीक के बराबर कुछ दांव पर लगाना ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बहुत बड़ा जुआ होगा। यांग दिनकुन काफी पागल था, लेकिन ली होंग को यह भी पूरा भरोसा था कि वह ही यून को हरा सकता है। क्या आपको ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने का अवसर नहीं मिला? ली होंग ने पूछा। हालांकि यांग दिनकुन चू राजपरिवार से थे, फिर भी उन्हें ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। चू राजपरिवार में बहुत सारे बच्चे थे। भले ही यांग दिनकुन चू राजपरिवार के उत्तराधिकारी होते, तब भी उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ताया पवित्र तकनीक की जेड पांडुलिपियां अत्यंत मूल्यवान थीं। दिव्य राज्य के शाही परिवार के पास इनकी केवल 3 या 4 प्रतियां ही थीं और बाकी सभी ताया दिव्य नगर में संग्रहित थीं। जिनके पास क्षमता थी वे उसे विकसित करने के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन जिनके पास क्षमता नहीं थी वे केवल किनारे खड़े रह सकते थे। यांग दिनकुन ने गुस्से से कहा, छी, दिव्य नगरी के नियम बहुत कठोर हैं। हालांकि मैंने ताया पवित्र तकनीक के बदले पर्याप्त यश अंक और ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित कर लिए हैं, लेकिन कीमत बहुत अधिक है। एक बार जब मैं इसे बदल दूंगा तो मैं पूरी तरह से कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन इस लड़के ये उनको जड़ी बूटियां चुनने में बहुत किस्मत मिली, इसी वजह से उसे बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स और ग्लोरी पॉइंट्स मिले। उसने यूं ही ताया पवित्र तकनीक के बदले उन्हें हासिल कर लिया। ये सरासर अन्याय है। उसे ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? वह ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करना चाहता है। वह तो बादल वन का गवार है। छी, शाही खानदान का वंशज होते हुए भी मैं अभी तक इस शाही गुप्त तकनीक का अभ्यास नहीं कर पाया हूँ। ये कैसे उचित है? एक बार ये ताया पवित्र तकनीक मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसकी महिमा का बखान करूंगा। अध्याय 248 कानूनों की सत्यता। तुम चाहते हो कि यून अपनी ताया पवित्र तकनीक की प्रति दांव पर लगाए। यांग दिनकुन, तुम्हारी भूख तो वाकई बड़ी है। यांग दिनकुन की योजना सुनकर हूं तो को भी लालच आ गया। उसे भी ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने का कोई मौका नहीं मिला था। ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करना बहुत कठिन था। ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने वाले 5 लोगों में से केवल एक ही इसे पूरी तरह से सीख पाता था। और हू टाओ जैसे लोगों के पास ताया पवित्र तकनीक के बदले में धन दौलत तो हो सकती है, लेकिन इन बहुमूल्य संसाधनों को खर्च करने के बाद भी उनके इसे सीखने में असफल होने की संभावना बहुत अधिक थी। इतनी कम संभावना के लिए इतने सारे गौरव अंक और ड्रैगन स्केल रून्स खर्च करना हू टाओ के लिए इतना कठिन निर्णय नहीं ले सका, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी। बेशक खजाने उन्हीं के होते हैं जो उन्हें सहेजने में सक्षम होते हैं। ये यून के हाथों में ताया पवित्र तकनीक होना एक दिव्य खजाने की जानबूझकर की गई बर्बादी है। मैं शाही वंश का हूँ और चूंकि ताया पवित्र तकनीक मूल रूप से मेरे शाही परिवार की साधना तकनीक थी, इसलिए मेरे लिए इसका अभ्यास करना आसान होगा। यद्यपि इसे ताया पवित्र तकनीक जीतने के 6 महीने के भीतर लौटाना होगा, लेकिन ये पर्याप्त होगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 6 महीने से भी कम समय में तय पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा। यांग दिनकुन को खुद पर काफी भरोसा था। ये सुनकर हु टू के होंठ फड़कने लगे। ये बदमाश तो हद ही कर रहा है, 6 महीने से भी कम समय में इसे महारत हासिल करना चाहता है। क्या उसे डर नहीं लग रहा कि उसकी शेखी के शब्द ही उसे जकड़ लेंगे? पिछले 10 सालों में किसी ने भी 6 महीने के अंदर तय पवित्र तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। लेकिन अगर यांग दिनकुन 6 महीने में तय पवित्र तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाता है, तो भी इससे यांग दिनकुन को यह निर्धारित करने का मौका मिलेगा कि वह तय पवित्र तकनीक सीखने के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर वह इसके लिए उपयुक्त नहीं होता तो वह इसे छोड़ सकता था। ऐसे में इससे उसके गौरव अंक बर्बाद नहीं होते। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, यांग दिनकुन को इससे लाभ ही मिलता। तुम यी यून से तय पवित्र तकनीक प्राप्त करना चाहते हो तो फिर तुम दांव के रूप में किसका उपयोग करने की योजना बना रहे हो? ली होंग ने पूछा। यांग दिनकुन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, स्वाभाविक रूप से मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस बच्चे को लुभाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें यी यून के खिलाफ एक अतिरिक्त शर्त के तौर पर 30,000 ड्रैगन स्केल रून्स उधार दे सकता हूँ। ये सिर्फ एक ऋण है, तुम्हें इसे भविष्य में चुकाना होगा। ली होंग को अपने नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 ड्रैगन स्केल रून्स दिए जाने थे। अगर वह इतनी रकम जीत लेता तो ली होंग को थोड़ी राहत मिल सकती थी। ली होंग ने कुछ देर विचार करने के बाद धीरे से सिर हिलाया। ये यून को 30,000 ड्रैगन स्केल रून्स खोने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वह तय पवित्र तकनीक खो दे तो उसे निश्चित रूप से इतना कष्ट होगा कि वह मरणासन हो जाएगा। ली होंग ये यून को इतने बड़े नुकसान को सहने का दर्द महसूस कराना चाहती थी। उसने 5 उंगलियां फैलाकर कहा, 5,000, मुझे 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स उधार दो। चूंकि तय पवित्र तकनीक पहले से ही दांव पर लगी हुई थी, इसलिए ली होंग ने गौरव अंकों को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत हास्यास्पद होता। ली होंग की सीमा 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स थी। ये यून के पास शायद अभी भी कोई छिपी हुई शक्ति हो जिसका इस्तेमाल वह उसे धोखा देने के लिए कर सकती है। लेकिन ली होंग के पास कोई छिपी हुई शक्ति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने का समय आ गया था। ये यून को लगता होगा कि मैं उसके जाल में फंस गया हूं, लेकिन किसी को नहीं पता कि पिछले महीने मुझे कितनी बड़ी सफलता मिली है। हम दोनों में से किसी को भी दूसरे के गुप्त पत्ते का पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? इस विचार को ध्यान में रखते हुए ली होंग और भी दृढ़ हो गया। ... चू शियाओरान को हराने और नौसिखियों में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद ये यून की प्रसिद्धि ताया दिव्य शहर में बेजोड़ मानी जाती थी। कई बड़े पारिवारिक गुटों के पैरवीकार आने लगे, इस उम्मीद में कि वे ये यून को अपने गुट में अतिथि के रूप में शामिल कर लेंगे। इनमें से कई गुटों ने ये यून के लिए कई अनुकूल शर्तें रखी थीं। कुछ गुटों को तो ये यून से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने की भी आवश्यकता नहीं थी। वे केवल ये यून से मौखिक सहमति चाहते थे, लेकिन ये यून ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। जब ये यून क्लाउड वाइल्डनेस में था तब वह संसाधन प्राप्त करने के लिए किसी गुट में शामिल होना चाहता था, लेकिन अब ताया डिवाइन सिटी में ये यून अपने प्रयासों से संसाधन अर्जित कर सकता था। उसकी शक्ति प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए किसी गुट में शामिल होकर दूसरों के नियंत्रण में रहने का कोई कारण नहीं था। ये यून जब अपना खाना खा रहा था, तलवार की समाधि पर दोबारा जाने से पहले उसने कुछ सुंदर और दुबली पतली लड़कियों को वहां से गुजरते देखा। वे खाने की थालियां पकड़े बातें और मजाक कर रही थीं। इन लड़कियों के बीच में झाओ किनचेन थी। झाओ किनचेन ने ये यून को देखा और आश्चर्य से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई ये यून, तुम भी यहाँ हो? ओह! जैसे ही झाओ किनचेन ने आखिरी शब्द कहा, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने खुद को रोकते हुए कहा, मैं अब तुम्हें उस नाम से नहीं बुला सकती। तुम पहले से ही नंबर 1 नवागंतुक हो। 3 महीने पहले ये यून से हुई अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए झाओ किनचेन के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। भला किसने सोचा होगा कि मासूम दिखने वाला छोटा भाई इतना असाधारण व्यक्तित्व बन जाएगा। झाओ किनचेन के ये यून को जानने की बात सुनकर लड़कियों की आंखें चमक उठी। जल्द ही वे ये यून को घेरकर झाओ किनचेन से ये यून का उनसे परिचय कराने की कोशिश करने लगी। ये लड़कियां ये यून के जवाब का इंतजार किए बिना ही अपनी ट्रे लेकर ये यून के बगल में या उसके सामने बैठ गईं। देखते ही देखते मेज पर खुशबूदार व्यंजनों से सजी युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लड़कियां खाना पीना छोड़कर सिर्फ ये यून से बातें करती रहीं। वे ये यून से बड़े उत्साह से तरह तरह के सवाल पूछती रहीं। ये वही भावना थी जो ये यून के पिछले जीवन में मूर्तियों के पीछे भागने वाली लड़कियों से झलकती थी। विशाल वन्य जीवन में योद्धाओं का महत्व मूर्तियों से कहीं अधिक था, लेकिन किशोरों के लिए असली आदर्श केवल अद्वितीय प्रतिभावान लोग ही थे। उनके अनगिनत प्रशंसक और चाहने वाले थे। युवा स्वामी, क्या आपकी सगाई हो गई है? क्या आपको कोई पसंद है? एक साहसी लड़की ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, जिससे ये उन दंग रह गए। वह बहुत सीधी बात करती थी। इस दुनिया में मनुष्य 15 वर्ष की आयु से विवाह के बारे में सोचना शुरू कर देते थे, लेकिन योद्धाओं में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मार्शल आर्ट के प्रति अपने एकमात्र समर्पण के कारण सैकड़ों वर्ष की आयु तक विवाह नहीं किया। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो किशोरावस्था में ही अपना जीवनसाथी चुन लेते थे। मार्शल आर्ट के साथी संभोग के माध्यम से अपने यिन और यांग में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यदि वे दोनों आत्मिक साथी थे तो मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अकेले साधना करने वाले व्यक्ति की तुलना में उनकी प्रगति अधिक तेज थी। ये सवाल सुनते ही ये यून के मन में एक धुंधली सी छवि उभर आई। ये यून को जियांग शियाओरू की याद आ गई। ये यून खुद इसे समझा नहीं पा रहा था। वह जियांग शियाओरू के लिए अपने दिल में मौजूद भावनाओं को परिभाषित नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि जियांग शियाओरू उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। उन्होंने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, जो एक शाश्वत वादा था। और जियांग शियाओरू के बाद ये यून को हवा में उड़ती हुई एक और सफेद वस्त्रधारी आकृति लिन शिंटो याद आई।
ये यून के मन में जियांग शियाओरू के अलावा लिन शिंटो भी वह लड़की थी जिसने उस पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। ये यून को अभी भी वीरान मानव घाटी की उस रात का दृश्य याद था जब लिन शिंटोव ने चांदनी रात में उसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई नसों का जिक्र किया था। उस क्षण ये यून लिन शिंटोव के चेहरे पर उदासी देख सकता था। जब उसने लिन शिंटोव की कोमल आह सुनी तो उसे अपने ऊपर एक अकथनीय उदासी छा गई। लिन शिंटोव ने कहा कि उन्हें परिवार के एक महत्वपूर्ण मामले में शामिल होना था। मुझे नहीं पता कि वह मामला क्या था या क्या वह सुचारू रूप से सुलझ गया। उनका परिवार शायद ताया दिव्य साम्राज्य में नहीं है। ये सोचते हुए ये यून का मन कहीं और भटक गया। उसने उन लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो उससे लगातार सवाल पूछ रही थी। इसी क्षण एक बहुत ही कठोर और आक्रामक आवाज सुनाई दी जिसने ये यून को वास्तविकता में वापस ला दिया। धत्तेरे की, ये लड़का ये यून कल हमारे बॉस से लड़ने जा रहा है और अभी भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के मूड में है। जब यह आवाज सुनाई दी तो कुछ लड़कियां तुरंत ही आवाज निकालने वाले व्यक्ति को गुस्से से घूरने लगी। ये यून की खाने की मेज के सामने 4 युवक खड़े थे जो स्पष्ट रूप से उसके गुंडे लग रहे थे। ये यून को सुंदरियों से घिरा देखकर वे स्पष्ट रूप से ईर्ष्या कर रहे थे। इन लोगों के पास नौकरानियां थीं जो उनके पारिवारिक कुलों में उनकी सेवा करती थीं, जिनके साथ वे आसानी से मौज मस्ती कर सकते थे, लेकिन उन नौकरानियों की तुलना उन लड़कियों से नहीं की जा सकती थी जो ताया दिव्य शहर में प्रवेश करती थीं। ये यून, कल मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे अध्यक्ष ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है, लेकिन इस मुकाबले में कुछ बोनस भी मिलेंगे। हमारे अध्यक्ष ने हमें तुमसे ये कहने को कहा है कि कल की लड़ाई में तुम्हें अपनी ताया पवित्र तकनीक दांव पर लगानी होगी, और इसके अलावा 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स भी। हालांकि वे ये यून से डरते थे, लेकिन होनगांव एसोसिएशन से अपने संबंधों के कारण ये गुंडे कमजोर नहीं दिखे। उन्होंने इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे रसोई घर में उनकी आवाज सुनाई दी। ताया पवित्र तकनीक पर दांव लगा रहे हो, और साथ ही 50,000 ड्रैगन स्केल रन भी। ये शर्त तो बेहद हास्यास्पद थी, विशेषकर ताया पवित्र तकनीक। कई लोग जानते थे कि ये यून को प्राचीन जड़ी बूटी चुनने में सहयोगवश ताया पवित्र तकनीक के पहले 3 खंड प्राप्त हुए थे। अब ये यून के हाथों में इसके गर्म होने से पहले ही ली होंग इसे पाने की फिराक में था। कोई इस तरह की शर्त के लिए कैसे सहमत हो सकता है? लोग खाना छोड़कर ये यून को घूरने लगे। क्या तुम डर रहे हो? अगर डर रहे हो तो जल्दी से दया की भीख मांगो। हमारे राष्ट्रपति को तुम्हारी इस तुच्छ ताकत से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ये यून की अनिच्छा से डरकर उसे ताना मारने लगे। ये यून को इस तरह के बचकाने ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ताया की पवित्र तकनीक। ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली होन दांव को इतना ऊंचा कर देगा। हालांकि ये यून को पूरा भरोसा था कि वह ली होन को हरा देगा, लेकिन विशेषज्ञों के बीच मुकाबले में जीत की कोई गारंटी नहीं थी। ये यून के पास भले ही अपना तुरुप का पत्ता था, लेकिन उसे ली होन की ताकत का अंदाजा नहीं था। यह असल में ये यून के लिए एक चुनौती थी। केवल चुनौती ही प्रेरणा का स्रोत थी। मार्शल आर्ट का मार्ग कठिनाइयों से भरा एक घुमावदार रास्ता था। ली होन चाहता है कि मैं ताया पवित्र तकनीक पर दांव लगाऊं, तो उसका दांव क्या है? ये ड्रैगन स्केल रन तो नहीं हो सकते। हम बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति आपकी ताया पवित्र तकनीक पर दांव लगाना चाहता है वह वास्तव में चू राजमहल का युवा राजकुमार यांग दिनकुन है। वह जो दांव लगाएगा वह चू राजमहल की गुप्त रहस्यमयी तकनीक कानूनों का सत्य होगी। ओह, कानूनों की सच्चाई। ये यून ने इस बारे में सोचा। उसी क्षण ये यून के बगल में बैठी झाओ किनचेंग ने बिना सोचे समझे अपना मुंह ढक लिया। कानूनों की सच्चाई एक मूल्यवान संकलन था। यह कोई साधना तकनीक नहीं थी, बल्कि इसने सामान्य रूप से नियम संबंधी सत्यों की व्याख्या की। उदाहरण के लिए चू शियाओरान जैसी योद्धा जिनके पास असाधारण अंतर्दृष्टि थी, बैंगनी रक्त क्षेत्र में कठोर नर्म और पाले की बर्फ, इन 2 नियमों की जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रही। यद्यपि नियमों की समझ प्राप्त करना मुख्यतः स्वयं पर निर्भर था, फिर भी यह ऐसा कार्य नहीं था जिसे स्वयं ही कठिन परिश्रम से समझना पड़े। नियमों की समझ प्राप्त करने के लिए एक धीमी प्रारंभिक प्रक्रिया थी, और नियमों का वर्णन करने वाला ये संकलन अत्यंत महत्वपूर्ण था। चू राजमहल का कानूनों का सत्य ताया दिव्य साम्राज्य के शीर्ष नियमशास्त्रीय संग्रहों में से एक था, और यह संग्रह 10वें राजा चू को एक बड़े संयोगवश प्राप्त हुआ था। यह एक ऐसा ग्रंथ था जो ताया दिव्य नगर में उपलब्ध नहीं था। इससे कानूनों की सच्चाई का वास्तविक मूल्य परिलक्षित हुआ। ये यून वास्तव में इससे आकर्षित हुआ। उसे कानूनों की समझ में अभी भी बहुत सारी कमियां थीं। एक कदम पीछे हटकर उसने इस संभावना पर विचार किया कि ये यून ने गुप्त रूप से कोई शक्तिशाली साधना तकनीक सीख ली हो। लेकिन अगर ये यून ने स्टार पिकिंग हैंड जैसी कोई तकनीक या किसी कुलीन परिवार से संबंधित गुप्त तकनीक भी सीख ली हो, तब भी ली होन को विश्वास था कि वह ये यून को हरा सकता है। इसके अलावा ये यून की पृष्ठभूमि को देखते हुए वह ड्यूक स्तर की साधना तकनीक कहां से प्राप्त कर सकता था? चाहे उसने कितनी भी गणना या कल्पना की हो, ये लड़ाई निश्चित रूप से उसकी जीत थी। ली होन की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने नाखूनों को अपनी त्वचा में गहराई तक गड़ा दिया। उसे कल की लड़ाई जीतने की तीव्र इच्छा थी। एक शांतिपूर्ण रात गुजरी। ये यून और ली होन दोनों ने कड़ी मेहनत की। आगामी युद्ध उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ताया दिव्य शहर के साधक जाग गए और बड़ी संख्या में अखाड़े में पहुंचने लगे। आज आने वाले दर्शकों की संख्या उस दिन से भी अधिक थी जिस दिन ये यून ने चू शियाओरान से मुकाबला किया था। लोग ये यून और ली होन की बड़ी शर्त के नतीजों को जानने के लिए उत्सुक थे। अध्याय 250 ली होन से युद्ध। पूरा स्टेडियम चहल पहल से भरा हुआ था। आज अखाड़े में कुछ ही मुकाबले हो रहे थे। मंच पर उतरे सभी प्रतियोगी शक्तिशाली थे। ये यून और ली होन के मुकाबले के अलावा चू शियाओरान और शीर्ष 2000 रैंक वाले एक अनुभवी साधक के बीच भी मुकाबला था। ओह, ये यून और ली होन अभी तक नहीं आए।
जब दर्शक पहुंचे तो उन्होंने यी यून और ली होन के निशान ढूंढे, लेकिन उन्होंने कितनी भी खोजबीन की, वे उन्हें नहीं देख पाए। उनकी लड़ाई दोपहर से ठीक पहले शुरू होने वाली है, इसलिए इसे उद्घाटन मैच होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि वे अभी भी साधना या ध्यान कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दर्शक मन ही मन चिंतित हो गए। हर मिनट मायने रखता था। यहाँ तक कि शीर्ष 1000 में रैंक रखने वाले ली होंग ने भी एक नवागंतुक के साथ इस मुकाबले को बहुत गंभीरता से लिया। जब मुकाबले शुरू हुए तो शुरुआत में लगभग 5-0-0-0-6-0-0-0 रैंक वाले कुछ नवोदित खिलाड़ी एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि नवोदित खिलाड़ियों में चौथे स्थान पर रही गू मूवी मंच पर आई। हालांकि इन सभी मुकाबलों में दर्शकों की दिलचस्पी कम ही दिखी। जब चू शियाओरान मंच पर आई तभी दर्शक जोश में आए। चू शियाओरान की प्रतिद्वंदी एक अनुभवी साधक थी जिसने ताएह दिव्य नगरी में 4 वर्ष बिताए थे। चू शियाओरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने युद्ध की शुरुआत में ही अपने एस्पेक्ट टोटेम को बुलाया और अपनी हिम्मतकारी शक्तियों का प्रयोग किया। लड़ाई बहुत भीषण थी, चारों तरफ बर्फ के कण उड़ रहे थे। अंततः चू शियाओरान ने एजी और ब्लू फ्रॉस्ट सी एपेमेरल ब्यूटी नामक चाल का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाबी हासिल की। लेकिन चू शियाओरान ने अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद अपनी सारी ताकत खो दी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह एक कठिन जीत थी। चू शियाओरान ने अर्थ रोल के शीर्ष 2000 में प्रवेश किया। लोगों को यह साफ दिख रहा था कि चू शियाओरान के लिए अपना अगला मैच जीतना मुश्किल होगा। उसके पास अभी एक और मैच बाकी था, लेकिन उसमें वह ज्यादा से ज्यादा 1900 अंक ही हासिल कर पाती। इससे आगे बढ़ना उसके लिए नामुमकिन था। चू शियाओरान, जिसे यी यून के समान माना जाता था, 1900वें स्थान पर आकर पिछड़ गई थी, लेकिन यी यून ने लगभग 1000वें स्थान पर मौजूद ली होन को चुनौती दे दी थी। वह वाकई बहुत गुस्से में था। ओह, ये यून यहाँ है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। लोगों ने इधर उधर देखा तो उन्हें सूती कपड़े पहने एक किशोर मैदान में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। वह सीधे अपनी सीट पर गया और बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। बहुत से लोग इस बात से प्रभावित थे कि यी यून एक बड़े दांव वाली लड़ाई के सामने होने के बावजूद भी उतने ही शांत और निश्चिंत थे। ये यून के शांत चेहरे को देखकर चू शियाओरान की भौहें थोड़ी सी उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे खिलाफ लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत को रोक रखा था? चू शियाओरान ने भी इस मैच पर काफी ध्यान दिया। वह देखना चाहती थी कि नंबर 1 नवागंतुक यी यून में किस तरह की ताकत है। समय बीतता गया और ली होंग अभी भी नहीं आया। दोपहर होते होते जब मैच शुरू होने का समय नजदीक आ रहा था, तब जाकर ली होंग अपनी पीठ पर एक लंबी छड़ी लिए अखाड़े के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। वह सटीक कदमों से अखाड़े में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह मंच की ओर बढ़ता गया, उसकी आभा और भी प्रबल होती गई। ली होंग को देखने के बाद कई लोगों को लगा कि ली होंग किसी न किसी मायने में अलग है। हालांकि दर्शकों में से कई लोगों ने अपनी दिव्य दृष्टि नहीं खोली थी, फिर भी वे ली होंग की आभा को महसूस कर सकते थे। वह एक विशाल पर्वत की तरह था। यह न केवल दबाव पैदा कर रहा था, बल्कि दमनकारी भी था। ली होंग बिना कुछ बोले सीधे डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर चले गए। उन्होंने रेफरी द्वारा अपना नाम पुकारे जाने का भी इंतजार नहीं किया। ये यून, जल्दी उठो, ली होंग ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे अखाड़े में गरज की तरह गूंज उठी। अखाड़े में मौजूद साधकों ने अपनी सांसें थाम ली। उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। ऐसे व्यक्ति का सामना करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लोग अनुमान लगा सकते थे कि ली होंग के इतनी देर से सामने आने के कारण उसने किसी न किसी प्रकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की होगी। कई लोग यी यून के लिए चिंतित होने लगे। ली होंग वैसे तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर उसने यी यून को हल्के में लिया होता तो यी यून के पास जीत की थोड़ी सी संभावना अभी भी हो सकती थी। लेकिन ली होंग ने पूरी रात साधना की थी और जाहिर तौर पर वह पूरी ताकत लगाने वाला था। अगर उसे वाकई में एक और बड़ी सफलता मिल जाती तो सब कुछ बदल जाता। इस लड़ाई में बहुत कुछ दांव पर लगा था। अगर वे यी यून की जगह होते तो वे बेहद घबराए हुए होते। सबकी निगाहें यी यून पर टिक गईं। इस समय रेफरी को घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यी यून और ली होंग का मैच शुरू होने ही वाला था। यी यून दिव्य वन्य मंच पर चढ़ गया। उसने अपनी 1000 सेनाओं वाली तलवार निकाली और फिर उसकी नोक को जमीन की ओर कर दिया। उन दोनों के बीच 30 मीटर की दूरी थी। ली होंग ने अपनी लंबी छड़ी निकाली और उसे जमीन के समानांतर रखा। छड़ी 6 फुट लंबी थी और उसके सिरों पर ताइकान के सार से गढ़ी गई धातु के सुनहरे लूप लगे हुए थे और उन सुनहरे लूपों पर आधे इंच लंबे कांटे लगे हुए थे। यह न समझे कि धातु की लाठी की आक्रमण शक्ति अन्य हथियारों से कमजोर होती है। यह इस बात पर निर्भर करता था कि लाठी का इस्तेमाल कौन कर रहा है। ली होंग के हाथों में लाठी के एक हल्के से वार से ही गंभीर चोटें लग सकती थीं। अगर वह उसे जोर से पटके तो किसी व्यक्ति की सारी हड्डियां टूट सकती थीं। यी यून, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास गुप्त शक्ति भी है, लेकिन आज तुम्हारे पास चाहे जो भी गुप्त शक्ति हो वह मेरे सामने बेकार साबित होगी। ली होंग के ऐसा कहते ही उसका जोश भड़क उठा। ली होंग के शरीर पर सुनहरी चमक छा गई। मैंने पूरे 1 साल तक दिव्य वन्य भूमि के निर्जन इलाकों में अनगिनत नरसंहार देखे हैं। मैंने अनगिनत जंगली जानवरों को मार डाला है। तुम्हारे जैसे जड़ी बूटी चुनने वाले बच्चे ने तो बस कुछ जड़ी बूटियां ही चुनी हैं और तुमने कभी बड़े युद्ध नहीं लड़े। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं पृथ्वी के शीर्ष 1000 योद्धाओं में क्यों शुमार हूं। एक चीख के साथ ली होंग के शरीर के चारों ओर की सुनहरी चमक छोटे छोटे शिल्कों के धब्बों में बदल गई, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। स्वर्ग खोलने की तकनीक, दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा। ताएह दिव्य नगर में ताएह पवित्र तकनीक के अलावा, जो निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ साधना तकनीक थी, अन्य उच्च श्रेणी की साधना तकनीकें भी थीं।
हालांकि वे प्रायः पवित्र तकनीक जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली थीं। ये स्वर्ग द्वार खोलने की तकनीक प्रायः दिव्य नगरी की शीर्ष 3 साधना तकनीकों में से एक थी। स्वर्ग द्वार खोलने की तकनीक का अभ्यास करने से व्यक्ति को स्वर्ग द्वार खोलने की वास्तविक ऊर्जा प्राप्त होती थी। कई प्रतिभाशाली लोग प्रायः पवित्र तकनीक का खर्च वहन नहीं कर सकते थे और उन्होंने इसके बजाय स्वर्ग खोलने की तकनीक का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन वे स्वर्ग खोलने की वास्तविक चीज को संघनित नहीं कर सके। इस खेती की तकनीक को अपनाना भी बहुत मुश्किल था। स्वर्ग खोलने वाली वास्तविक चीज का उपयोग करके अपने शरीर की रक्षा करने के कारण ली होन की स्वर्ग खोलने की तकनीक पहले ही दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। ली होन के शरीर की सतह पर मौजूद छोटे छोटे शल्क स्वर्ग द्वार की वास्तविक ऊर्जा से बने थे। ये क्यूनियो के कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली के समान था, लेकिन इसका कोई वजन नहीं था और इसने ली होन को स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की अनुमति दी। हाथ में लंबी लाठी लिए ली होन ने अचानक अपनी पुतलियों को सिकोड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। उफ! ली होन हवा के झोंके की तरह तेजी से आगे बढ़ा और लगभग पलक झपकते ही उनके सामने प्रकट हो गया। उसने अपना डंडा जोर से नीचे की ओर घुमाया। उसकी असाधारण गति के कारण ली होन की छड़ी एक सीधी रेखा में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक चाबुक हो जो यी यून पर वार कर रही हो। सूक्ष्म बारीकियां। यी यून पीछे हट गया और उसकी आकृति धुंधली सी होकर कई परछाइयां दिखाई दी। ली होन ने अपना डंडा यी यून की छाती पर दे मारा। धत्तेरे की! यी यून की एक छवि चकनाचूर हो गई और छड़ी जोर से मंच पर गिरी। ली होन के हमले से बैंगनी टंगस्टन टाइलें बुरी तरह धंस गईं। ठीक उसी क्षण यी यून ली होन के पीछे प्रकट हुई और उसने 1000 आर्मी सेबर से नीचे की ओर वार किया। चेहरे के भाव बदलते हुए ली होन ने वार नहीं टाला। उसकी पीठ पर मौजूद पीले शल्क अचानक फैल गए और उन्होंने एक विशाल ढाल का रूप ले लिया। यी यून की तलवार ली होन की ढाल से टकराए। ढाल से टकराते ही तलवार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। अरे, ये क्या है? यी यून घबरा गया। ली होन के पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन पलक झपकते ही एक विशाल ढाल अचानक प्रकट हो गई और उसके हमले को रोक दिया। इतना ही नहीं, ढाल बेहद घनी थी और उसमें जबरदस्त जकड़न थी। उसने 1000 सेना की तलवार को भी फंसा लिया था। यी यून को ऐसा लग रहा था कि वह उसे बाहर नहीं निकाल सकता। ये ठीक वैसा ही एहसास था जैसा कि क्यूनियो ने उसकी तलवार पकड़ी थी। मरना! ली होन अचानक मुड़ा और उसने अपना डंडा यी यून की कमर पर दे मारा। उस समय 1000 सेनाओं की तलवार अभी भी ढाल में फंसी हुई थी। ये लाठी का हमला इतना शक्तिशाली था कि एक सामान्य पर्पल ब्लड योद्धा 2 टुकड़ों में बन जाता। सैबर ट्रुथ अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए यी यून की आंखों में चमक आ गई और उसने युआनची को 1000 सेना की तलवार में प्रवाहित किया। सीटी की आवाज के साथ 1000 सेना की तलवार ढाल से अलग हो गई और यी यून तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसने अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाया और अपने शरीर को मोड़कर एक पुल बनाया। ली होन की छड़ी यी यून की नाक के सिरे के पास से गुजरी। यी यून को अभी भी उस लाठी के दर्द का एहसास हो रहा था जिसने उसकी सुरक्षात्मक युआनची को भेद दिया था। एक छलांग के साथ यी यून का शरीर ऊपर की ओर उड़ गया और ली होन से दूर होते हुए 30 मीटर पीछे हट गया। ली होन की पीठ पर बनी ढाल भी धीरे धीरे सिकुड़ती गई और एक बार फिर छोटे आकार में बदलकर ली होन के शरीर को ढक लिया। ली होन ने यी यून की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बड़ी तेजी से चकमा दिया। ये साधना तकनीक! यी यून बहुत चौंक गया। वास्तव में युआनची का इतना स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता था। ये शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर एक ढाल बनाकर दुश्मन के हमले को रोक सकता था। क्या ये स्वर्ग द्वार खोलने वाली वास्तविक चीज है? बेशक यह दिव्य नगर में शीर्ष स्थान पर रहने वाली साधना तकनीकों में से एक होने के नाते ये कमजोर नहीं हो सकती थी। स्वर्ग द्वार खोलने की तकनीक के और भी चमत्कारी उपयोग थे। यह दिव्य नगर की शीर्ष साधना तकनीकें तारा चुनने वाला हाथ जैसी पारिवारिक गुप्त तकनीकों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। ये यून, अभी अभी किया गया हमला मेरी रक्षापंक्ति के 5वें हिस्से को भी भेद नहीं सका। तुम्हारी तलवार ने क्यूनियो के कवच को भेद दिया होगा, लेकिन मेरी रक्षापंक्ति क्यूनियो से बिल्कुल अलग स्तर की है। अगर तुम मेरी रक्षापंक्ति को भेदने की सोचते हो तो ये सरासर मूर्खता है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास तलवार चलाने के और भी शक्तिशाली तरीके हैं। उनका इस्तेमाल करो, वरना तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ली होन के पास एक दमनकारी गति थी। उसके शरीर पर मौजूद पृथ्वी के पीले रंग की वास्तविक ऊर्जा और भी अधिक अशांत हो गई। ये बचाव तो वाकई हास्यास्पद है। दर्शक दीर्घा में बैठे नौसिखिए सैनिकों ने अपनी सांसें थाम ली थीं। क्यूनियो की युद्ध रणनीति उन्हें पहले से ही बहुत प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन ली होन की तुलना में वह अभी भी उससे बहुत पीछे था। क्यूनियो ने अपनी रक्षा के लिए कवच का सहारा लिया, जबकि ली होन ने एक उच्च कोटि की साधना तकनीक का इस्तेमाल किया। इस रक्षा पद्धति ने दोनों के स्तरों में अंतर को उजागर किया। इतना ही नहीं, ली होन युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के बेहद करीब था। उसकी युआनची की मात्रा इतनी अधिक थी कि क्यूनियो उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि क्यूनियो पल भर में ली होन से हार जाएगी।